डू रियली थिंक जो लोगों की ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, फैक्ट आई डोंट नो, कि ट्रम्प का एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया इसलिए वो उस चीज़ से फोकस हटाने के लिए वॉर हो रही है इसराइल की, ईरान की, या मिडल ईस्ट में जो हो रहा है. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मुझे लगता है कि ट्रम्प ऐसे इंसान है भी जो ऐसा कर सकते हैं. अच्छा. अभी भी जैसे 30 लाख फाइल्स हैं वो बाहर नहीं निकली. 30 लाख फाइल्स. 30 लाख फाइल. एप्स्टीन वाज प्रोबेबली अ मोसाद एजेंट. ओके. ठीक है, ही वाज एन एजेंट एंड ही वाज ट्राइंग टू हनी ट्रैप द बिग पॉलिटिकल लीडर्स. जो ज्यूज़ हैं, इसराइल हैं, ये ना बहुत ही फैसिनेटिंग लगते हैं दूर से. ये लोग करते क्या हैं? मतलब इतने कम लोग हैं पर इतना कुछ मैनिपुलेशन यूएसए तक दे आर एबल टू मैनिपुलेट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट. चाइल्ड फैमिली का इन्फ्लुएंस अब कितना रिलेवेंट है और उन्होंने इतना बड़ा रिलेवेंट कैसे प्रिपेयर किया? ऑफकोर्स मनी पावर तो होता ही है, पर बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, बट पॉलिटिकली सोशली कैसे चीज़ों को दे यूज टू कंट्रोल. उनका प्लान था कि ऑन अ लॉन्गर टर्म वी हैव टू प्ले अ गेम. ठीक है, वी हैव टू मेक टूल्स एंड रिसोर्सेज एंड कनेक्शंस फॉर आवर फैमिली सो दैट आवर फैमिली कैन ग्रो. बहुत लोग गांधी को ऐसे गॉडली फिगर मानते हैं, बहुत लोग गांधी को बहुत रॉन्ग भी बोलते हैं. कोई सारी चीज़ें हैं, देयर आर सम पॉलिटिकल इंसिडेंट्स. व्हाट्स योर टेक ऑन गांधी एज अ फिगर? अब वो भगवान नहीं है कि उनसे कोई गलती नहीं होगी. राम राज्य की बात की, टॉक्ड अबाउट सत्याग्रह. अब मैं यहाँ पे कंट्रोवर्शियल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब राम राज्य की वो बात करते हैं, ही इज एक्चुअली एलिनेटिंग मुस्लिम्स. आप राम राज्य बोल रहे हो तो एलिनेटिंग मुस्लिम्स. तो अभी जो एक टर्म है मुल्लाज, मुल्लाज बहुत नेगेटिवली यूज किया जाता है आजकल ऑनलाइन या लोगों के आसपास हेट फैलाने के लिए. बट मुल्लाज जो थे दे वर देयर टू प्रीच. अगर कुछ मेजर कंट्रीज भी और इन्वॉल्व होती हैं इसमें, तो वी कैन विटनेस अनदर वर्ल्ड वॉर 3. जी, बिकॉज ट्रम्प को पीछे से कोई कंट्रोल कर रहा है. श्रद्धा हत्याकांड हुआ. श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की जांच का दायरा जो है वो फैलता जा रहा है. की वजह से पीपल वर लाइक यू शुड बी अवे फ्रॉम मुस्लिम गाइज, नहीं तो यू विल बी द नेक्स्ट श्रद्धा. आपका अब्दुल आपको छोड़ेगा नहीं. तो ऐसा क्यों है? गॉट इट. इतना नफरत क्यों? और मेरे मुस्लिम दोस्त भी हैं काफ़ी, राइट. तो आई सॉ देम, दे वर वेरी डिफरेंट. कभी जब इलेक्शंस पास आते तो पॉलिटिकल पंडित नैरेटिव्स होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन. एक कम्युनिटी ने मिल के किसको मार दिया, खत्म कर दिया. यहाँ पे वी एक्सेप्ट मर्डर्स, किलिंग, लिंचिंग्स व्हेन दूसरे साइड का पर्सन मर रहा है, राइट. हमारे साइड का पर्सन मरेगा, हमें दुख नहीं होता. इज दैट रियली ह्यूमैनिटेरियन? सो वेलकम टू दी ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट मानस. आई नो बहुत दिनों बाद मैं पॉडकास्ट डाल रहा हूँ क्योंकि आई वॉज थिंकिंग कि यार मैं कुछ अलग बनाऊँ. अलग से मेरा मतलब ये है कि यू सी देयर इज़ अ वेव ऑफ पॉडकास्ट इन सोशल मीडिया. अलग तरह के पॉडकास्ट बन रहे हैं एंड करंटली दिस जियो पॉलिटिकल थिंग, पॉलिटिक्स, ये बहुत ट्रेंड में है. और जो आप बाकी पॉडकास्ट देखोगे यू सी कि वही ईजी लोग, टिपिकल लोग एक ही गेस्ट बार बार रिपीट हो रहा है पॉडकास्ट में. आई थॉट आई नीड टू ब्रिंग समथिंग डिफरेंट. सो on a random day I was scrolling for my guest कि मैं किसको बुलाऊं. I was scrolling on Instagram and I came across to ID of Taru Pratap Singh and I will say कि लड़कियां बचती हैं पॉलिटिक्स से या इस तरह की चीज़ों पे बोलने पे. बट इफ़ यू एक्सप्लोर हर इंस्टाग्राम ID, शी इज़ रियली वेल अवेयर, शी मेक्स रियली ग्रेट कॉन्टेंट, शी इज़ वेरी गुड ओरेटर, पब्लिक स्पीकर एंड above all of that she is only 20 years old and student of history from ड्यू. सो मैंने कहा यार जो ये जनरलाइज पॉडकास्ट बने से हटिए कुछ बनाते हैं. आई कैन प्रॉमिस वन थिंग, आप पॉडकास्ट को एंड तक देखोगे ना आपको पता ही चलेगा कि शी इज़ ओनली 20 ईयर ओल्ड. जिस तरह की बातें, जिस तरह की डेप्थ अलग अलग टॉपिक्स पे, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन जो भी करंट चल रही है, चाहे वो पॉलिटिक्स, चाहे वो फेमिनिज्म, या और भी हमने बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें भी करी हैं. बट शी इज़ वेरी वेल रेड. सो मेक श्योर टू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड. यू विल नो कि हम अब किस तरह का कंटेंट लाने वाले हैं और किस तरह का डेप्थ ये पॉडकास्ट होल्ड करता है. सो या गो एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट. हाय तुरु, हाउ आर यू? आई एम गुड. सो फर्स्ट क्वेश्चन, जो ये पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, दिस इज़ क्वाइट मेल डोमिनेटेड फील्ड. लोगों का एक नोशन होता है, नैरेटिव होता है कि जो इस तरह का फोटो है दिस इज़ फॉर द मैन और यंग लाइक यू. इन टॉपिक्स पे मैंने तो बहुत रेयर देखा है क्योंकि मेरे पास भी ये ऑप्शन था टू डू दिस पॉडकास्ट विद सम एजड गाय या जो मेन स्ट्रीम गेस्ट हैं. बट व्हेन आई गेट इनटू योर आईडी और देखा मैंने कि रियली मेकिंग ग्रेट कंटेंट. So what's your journey? Like how you got curious about these things and start creating content on geopolitics, politics, social issues?
I was always curious. I'm going to be very honest. When I was in school, I particularly liked politics and I used to watch news a lot. And I used to watch these debates by Arnab Goswami where he used to Yeah. scream and Poochta hai Bharat. And so I used to watch them and I used to wonder, why is he speaking like this? And then one day he's going to say something and the next day he's contradicting himself. Yeah. So then I thought that this man is just not sticking to his words. And so I started delving deeper into politics and trying to understand how it works. But then when I joined college, and I think DU has been like a huge game changer, catalyst for me trying to delve deeper into critical thinking. Because what happens is when I joined college, my professors tried to tell me that you should start critical thinking. Got it. You should question everything. So the moment I started questioning things changed for me too. And I started seeing things that nobody sees. And college mein, then you do readings. When you do readings, you also get a deeper perspective into how the things are. स्कूल में सब कुछ आई थिंक रिस्ट्रिक्टेड होता है, कम ही सिलेबस होता है, सिलेबस काट दिया जाता है, काफ़ी चीज़ें रिट्रैक्टेड होती हैं एंड स्टूडेंट्स आर नॉट लाइक विलिंग टू स्टडी बाहर जाके खुद रिसर्च करके. बट कॉलेज में यूर लाइक इज सपोज टू स्टडी बाय योरसेल्फ. व्हेन यू डू दैट यू रीड बुक्स एंड यू अंडरस्टैंड कि कैसे चलता है एंड समटाइम्स टीचर्स ऑल्सो पुश यू टुवर्ड्स दैट. यू सेड कि जो किसी को नहीं दिखता मुझे दिखता था, मतलब आई वांटेड टू गेट डीपर इनटू थिंग्स. सो सम एग्जांपल किस तरह का, लाइक ऑन सम टॉपिक या ऐसा कुछ जिस पे आपको लगा कि लोग इस तरह सोच रहे हैं बट मैंने इस तरह से अपनी फाइंडिंग्स फाइंड आउट की है. राइट. आई हैव सीन हेट का कल्चर बहुत ज़्यादा. गॉट इट. And I particularly stand for anti-hate. What I mean by that is like मेरे आसपास के भी लोग काफ़ी ज़्यादा बोलते थे that you should stay away from Muslim guys. As a girl, personally, I've always been told, कभी भी कोई न्यूज़ आता था जैसे श्रद्धा हत्याकांड हुआ, उसकी वजह से people were like you should be away from Muslim guys. नहीं तो you will be the next श्रद्धा. आपका अब्दुल आपको छोड़ेगा नहीं. राइट. तो मेरा अब्दुल अलग है, ऐसे मीम्स एंड मेरे आसपास के लोग ऐसी चीज़ें बोलते हैं. तो ये चीज़ें जब मैं सुनती थी, देखती थी, तो मुझे लगता था ऐसा क्यों है, गॉट इट. इतना नफरत क्यों. और मेरे मुस्लिम दोस्त भी हैं काफ़ी, राइट. तो आई सॉ देम, दे वर वेरी डिफरेंट. दे वर नॉट लाइक द यूजुअल परसेप्शन ऑफ अल्लाहू अकबर बूम, राइट. तो दे वर डिफरेंट. तो उस चीज़ की वजह से आई स्टार्टेड रीडिंग मोर अबाउट दीज थिंग्स कि ये हेट आ कहाँ से रहा है. गॉट इट. हाउ आर दीज पीपल लाइक दिस, व्हाई आर दे लाइक दिस. So you said like मेरा अब्दुल अलग है, this is a notion, but when you see the cases on the mass level, फिर देखो सी, जैसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि you got good friends, but बहुत लोग साथ एक्सपीरियंस बहुत बुरे भी रहते हैं. और आई ऑल्सो बिलीव दिस आइडियोलॉजी कि कुछ सेक्शन ऑफ पीपल के लिए पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना गलत है. बट जिस तरह केसेस होते हैं, what's the wrong things that happening in this community, specifically Muslim community, जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी का हिंदूज का ट्रस्ट उन पर टूटता जाता है कुछ कुछ चीज़ों से. एक्चुअली ट्रस्ट इज नॉट अ वन साइड गेम. ट्रस्ट दोनों साइड से बनता है. मुस्लिम्स ऑल्सो डू नॉट ट्रस्ट हिंदूज एंड हिंदूज डू नॉट ट्रस्ट मुस्लिम्स. ये अभी पनपता हुआ हेट नहीं है. दिस इज समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड पहले से, राइट. और ये जो डिस्ट्रस्ट है ना, डिस्ट्रस्ट इज ऑन बोथ द साइड्स. तो दोनों ही साइड्स में, दोनों ही साइड्स के एक्सट्रीमिस्ट्स ने कुछ ऐसा काम किया है जो दोनों साइड की तरफ से हेट बनाते हैं. एंड दैट इज़ वाई मुस्लिम्स विल ऑल्सो नॉट ट्रस्ट हिंदूज बिकॉज दे फील लाइक देर अ माइनॉरिटी. दे फील लाइक दे आर ऑल्सो, हिंदूज आर ऑल्सो थ्रेट, राइट. एंड हिंदूज ऑल्सो फील लाइक दीज मुस्लिम्स आर थ्रेट. दे सी देम एज, well, I would not want to say this, but cancer, right? They spread. So ये ideas दोनों side पे है. So, like, what do you think? How can this be cured? कैसे ठीक हो सकता है चीज़ें? It's not my job to give cures. It's not your job. I cannot. Well, see, people have to be more aware, right? I think people like you and I, we are young, we are Gen Zs, right? We can do anything, right? And I think people like you and I, when we start try to broaden our perspectives, right? That is where critical thinking comes into place. When you join places like college, you're not just joining to complete a syllabus. ज़्यादातर लोग डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि बस पढ़ते जाओ, राइट. समझ नहीं आया, यूट्यूब से देख लो, पढ़ लो, खत्म. एग्जाम लिखो, पेपर खत्म, DU में सब खत्म. बट दैट इज़ नॉट हाउ इट शुड बी. पीपल लाइक यू एंड आई शुड डीप डाइव करना चाहिए चीज़ों में सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स. ठीक है. तो टू क्योर इट, आई थिंक ignorance हटाना पड़ेगा. Ignorance is sometimes not a bliss. Got it. Right? When you're ignoring things, you're also ignoring a lot of perspectives that you could have seen and you could have understood. A lot of stories. Got it. There's something, if you've heard
this TED talk by an African American woman called Adichie. ओके. So this TED talk में she talks about how a danger of a single story. So if you know only one side of the story as a Hindu or a Muslim, you just know आपकी community का story, you would probably not be able to understand the other person, and it's also going to create a lot of hate. So it's the dangers of the single story, right? Got it. Right. So, but the thing is ना, issue यही है कि people who are the shareholders of this country, be it politicians, be it big giants, corporate giants, Right. they does not want to be कि ये सब चीज़ें एंड हो, क्योंकि इट्स बेनिफिशियल फॉर देम कि इस एजेंडास चलते रहें, पॉलिटिकल एजेंडास चलते रहें, वेदर दिस कैन बी राइट थिंग, ये लेफ्ट विंग, जो भी विंग्स होते हैं ना, देर आर मल्टीपल विंग्स, बट वो पॉलिटिकली फंडेड नेरेटिव होते हैं. अब व्हेन यू कम ऑन सोशल मीडिया से रिसेंटली दिस तरुण केस जो हुआ, अब उससे बहुत ज़्यादा हेटेड फैल रहा है ना. यू आई गेस यू मेड अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो ना, तरुण केस. अब जैसे तरुण जैसा केस आता है, अब इसमें दो एंगल हैं. कुछ कहें, अब देखो आई कैन अंडरस्टैंड कि कभी जब इलेक्शंस पास आते हैं तो पॉलिटिकल फंडेड नैरेटिव्स होते हैं, बट इस तरह के जो रियल केस आ जाते हैं उसके बाद लोगों को कहना कि क्रिटिकल थिंकिंग करो. अब देखो मैंने किसी को देखा कि यार जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन या जस्ट बिकॉज ऑफ हिज थिंग, एक कम्युनिटी ने मिल के किसी को मार दिया, ख़त्म कर दिया, तो फिर हम उनको कैसे वी कैन पिच किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वी कैन चेंज दिस. तब इस ऐसी सिचुएशन में हाउ वी कैन डू दिस. देखो, अगर मेरे पास एक रामबाण होता जिससे आई कुड हैव फिक्स दिस प्रॉब्लम, तो मैं तो अभी कर देती. आई वुड जस्ट डू इट राइट नाउ. ओके. But I don't think it exists like that. I've not really like found one solution that can fix these problems. But when I say that आपको critical thinking करनी चाहिए, I am talking about people like you and I who are willing to change. अब जो लोग बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो आप उनका क्या करेंगे? गॉट इट. Right? People अब जैसे तरुण का unfortunate जो केस हुआ, उसमें भी there is a communal angle, but then people do not want to acknowledge that, right? But Tarun ka case, let's just keep it aside. There are so many more cases. There are so many more cases that do not get the limelight, both on the Hindu and the Muslim side. But उसको limelight तब मिलता है जब you're painting it as a communal thing, right? We should be more humanitarian. तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी एक रिफॉर्म आना चाहिए. ह्यूमैनिटेरियन लोग बन नहीं रहे आजकल. गॉट. We accept anti and dehumanization of people. Like we accept murders, killing, lynchings when दूसरे साइड का पर्सन मर रहा है, राइट? हमारे साइड का पर्सन मरेगा, हमें दुख नहीं होता है. इज दैट रियली ह्यूमैनिटेरियन? नो. दैट्स नॉट. सो लोगों के अंदर, दैट्स व्हाई वी नीड टू स्पीक अप, गॉट. राइट? अगर हमें कोई सुन रहा है राइट नाउ, एंड इफ दे आर द काइंड ऑफ पीपल हु आर ओपन टू बीइंग ह्यूमैनिटेरियन, देन दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्रिटिकल थिंकिंग उनके लिए क्यों जरूरी है. दे शुड स्टार्ट क्वेश्चनिंग दीस थिंग्स. पीपल हु आर मोर टॉलरेंट, राइट? अब द थिंग इस तरह के केसेस में ना, जो जनरल ऑडियंस है, देखो जिन्होंने सामने से देखा तो अलग चीज़ है, बट जो जनरल ऑडियंस है, उनके नैरेटिव्स फॉर्म होते हैं द सोशल मीडिया. अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिएटर्स, जिसको दो बांट रखा है. एक राइट विंग क्रिएटर्स, उनके अलग एंगल्स परस्पेक्टिव रहते हैं. एक लेफ्ट विंग क्रिएटर. सो आप अपने को किस विंग में कंसिडर करते हो? लाइक तारूज ऑडियंस को क्या लगे कि किस विंग की शी इज़ द क्रिएटर? I am not a right wing creator, not left wing creator. सेंट्रिस्ट? No, I think I'm a constitutionalist. हाँ. Right? You can define me like that because I only stand by the constitution and I want to protect the people of India, people in general. Right? I want to stand for my people. I want to stand for my people in the sense all humans are my humans. Got it. Right? मेरा वो belief है, of course. एंड हेट तो मुझे पसंद ही नहीं है. मुझे कहीं ना कहीं जब मैं हेट देखती हूँ तो मुझे दुख होता है, काफ़ी दुख होता है कि इट जस्ट हर्ट्स. गॉट इट. राइट. सो जब हम बात करते हैं इस तरह की केसेस की, तो लाइक सी, जो मैंने कहा ना राइट विंग लेफ्ट विंग, बट अगर मैंने मान लो आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ राइट विंग, बट आई नो देर आर सम इशूज़ विद राइट विंग. कुछ जैसे मुझे लगता है कि सही नहीं है, बट लोगों का क्या हो गया ना कि अगर उन्होंने अपने को कंसिडर कर लिया कि आई एम राइट विंग या अपने को कंसिडर कर लिया लेफ्ट विंग, तो वो दूसरे विंग का या दूसरे साइड का बात को एक्नॉलेज करने से बचते हैं, है ना. और दैट्स आई थिंक दैट्स इज़ द रियल इशू. क्योंकि अगर आप उन्हें कंसिडर करो कि चलो मैं आपके पॉलिटिकल बिलीव्स, आपके रिलीजियस बिलीव्स, आपके सारी चीज़ें अलाइन करती है विद द राइट विंग और लेफ्ट विंग, बट आपको लगता है कि यार आई गेस वो चीज़ ठीक है, बट अब इंडिया में एक ऐसा कल्चर है कि ना कि आप खुल के नहीं बोल सकते. सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर दैट कि अगर मैं राइट विंग हूँ, मैं चलो एग्जाम्पल के लिए आई एम द राइट विंग, मुझे लगता है नहीं यार इस स्पेसिफिक टॉपिक पे यहाँ पे जो चीज़ हुई गलत हुई, तो उसके लिए वॉज द
पीओवी ऑफ योर्स की कैसे वी कैन कंसीडर कि नहीं यार लेफ्ट वाले भी ठीक है। ये कल्चर इंडिया में जो पॉलिटिकल कल्चर है, क्योंकि पीपल आर एक्सट्रीमिस्ट एंड आई ऑल्सो थिंक कि ना एक्सट्रीमिज्म किसी भी आइडियोलॉजी का अच्छा नहीं होता, चाहे वो राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, कुछ भी हो। समटाइम्स यू हैव टू बी सेंट्रिस्ट, आपको जो कॉल आउट करना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है ना। तो बट इशू ये है कि जो इंडिया का अपना यूथ है, जैसे हम जेंजीज हैं, जेंजीज मिलियंस जो भी हैं, they are not supporting the critical thinking. They are just being puppets of the narratives that go on social media या न्यूज़ चैनल्स पे, या जो उनकी फैमिली में कल्चर होता आ रहा है। तो वाई यू थिंक इज क्रिटिकल थिंकिंग इज डाइंग इन इंडिया, स्पेशली इन जेंजीज? वो ज़्यादा पॉलिटिक्स या चीज़ों के बारे में तो डीपली सोचते नहीं, जो उनको समझाया जाता है, जो देख लिया जाता है वही मानते हैं। एक्चुअली सोचते हैं, हाँ। डीपली बहुत लोग सोचते हैं। अगर मैं आज बोलूँ वाई इज़ इस्लाम बैड लोगों के लिए, नॉट सेइंग दैट इस्लाम इज़ बैड, बट व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चन 10 लोग खड़े हो जाएंगे, दे गोइंग टू गिव मी अ ह्यूज डिबेट, दे गोइंग टू फाइट मी अबाउट दैट, एंड इट्स नॉट बिकॉज देव नॉट थॉट अबाउट इट, देव थॉट अबाउट इट, देव थॉट अबाउट इट डीपली, और डीपली सोच के उन्होंने कुछ पैटर्न्स नोटिस किए हैं जिसके बेसिस पे दे से दैट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब आप कोई पैटर्न नोटिस करके आप एक जनरलाइजेशन बनाते हो, यू ऑल्सो इग्नोर द रियलिटीज ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, गॉट इट। राइट? तो एक चीज़ व्हेन आई से एक बायस बन जाता है, इवन व्हेन यू स्टार्ट क्रिटिकल थिंकिंग, एक बायस बन जाता है लोगों में, बिकॉज वो थिंकिंग में से क्रिटिकल हटा देते हैं, राइट? तो आप थिंकिंग कर रहे हो, आप डीप में थिंकिंग कर रहे हो, तो आप क्रिटिकल थिंकिंग ना करके आप डीप थिंकिंग कर रहे हो, राइट? यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, बट आप उसमें डीप में जाके उसमें उसके बारे में पढ़ रहे हो, एंड देन यू लाइक नॉट बीइंग क्रिटिकल अबाउट इट। क्रिटिकल होता है कि आप कोई भी प्री अजम्पशन, प्री नोशन लेके ना बैठें, राइट? जैसे अगर मैं एज अ हिंदू, इफ़ आई वांट टू, अब मैं ये अगर इस्लाम के बारे में पढ़ने बैठूंगी कि मुझे प्रूव करना है आज कि इस्लाम खराब है, राइट? तो मैं जब हर चीज़ पढ़ूंगी तो एक लेंस आ जाएगा कि हाँ नहीं, इस्लाम खराब है, मुझे ये प्रूफ करना है, दैट इज़ वाई आई एम रीडिंग दिस, राइट? बट अगर मेरा नोशन होगा मुझे बस समझना है कि क्यों ऐसा है, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड बोथ द साइड्स, राइट? इस्लाम खराब क्यों है, खराब क्यों नहीं है, राइट? देन यू प्रॉब्ली अंडरस्टैंड कि ठीक है, you're considering both the points without a bias. गॉट इट। सो देयर आर टू थिंग्स ना। एक चीज़ लोग कहते हैं कि लोग अपने ओपिनियन फॉर्म करने में रिसर्च करते हैं। जब आपने पहले से अपने ओपिनियन फॉर्म कर लिया है, कि जैसे हमने बोला कि अब आप, मैं सोच के ही बैठ गया हूँ कि मुझको प्रूफ करना है कि इस्लाम गलत है, तो जो आपकी सारी रिसर्च होगी, आपकी जो सारी डीप थिंकिंग होगी, उसके अराउंड रिवॉल्व करेगी। एक दूसरा तरीका क्या होता है कि रिसर्च करके अपना ओपिनियन फॉर्म करना। बट चलो ठीक है, दिस इज़ द थिंग कि आप पहले रिसर्च करते हो फिर अपना ओपिनियन फॉर्म करते हो। बट बहुत लोग ना अपने ओपिनियंस के हिसाब से रिसर्च करते हैं, सो दे गेट टू नो द वन साइड ऑफ द स्टोरी, सेकंड साइड ऑफ स्टोरी जानते नहीं है। तो इसके लिए जैसे सी, आई एम फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बट बहुत सारे कॉलेज होते हैं जहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स ये सब पढ़ाया जाता है। बट आई थिंक द इशू इज़ कि बस इट्स मेंट फॉर द एग्जाम्स, कि अपना पढ़ो करो एग्जाम निकलो। एक वो कल्चर कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, वो कल्चर क्यों मिसिंग है कि वो लोग अपने पहले यू गो फाइंड आउट देन यू फॉर्म योर ओपिनियन। ये कल्चर, आप तो ड्यू से हो, तो आपने अपने आसपास के बच्चों में ये देखा है कि वो किस तरह से अपनी चीज़ों को, अगर कुछ चीज़ सोच रहे हैं तो उसके लिए उनके क्या रिसोर्सेज रहते हैं, किस तरह से वो दे डू द डीप डाइपिंग इनटू थिंग्स। देखिए, आई पर्सनली बिलीव दैट डोपामीन इज़ अ ह्यूज फैक्टर। डोपामीन चेजर्स आजकल हमारी पूरी जनरेशन, आई थिंक मी टू सम, मैं भी कुछ एक्सटेंड तक डोपामीन चेजर हूँ, राइट? अब डोपामीन चेजर, उनको डोपामीन मिलेगा किस चीज़ से? ठीक है, अब आप जैसे आप कोई घर में पैदा हुए, आपने सुना एक पर्टिकुलर चीज़, बार बार सुना, आपका वो ओपिनियन बन चुका है somehow or the other, well whether you believe it or not, गॉट इट। ठीक है? या आपने कोई टाइप का कंटेंट कंज्यूम किया, आपका बिलीफ वैसा बन जाएगा। सो मेरे आसपास के लोग भी मैं देखती हूँ दैट दे फॉर्म देयर बिलीव्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे कंज्यूम, राइट? अब होता क्या है, बुक से लोगों को डोपामीन मिलता नहीं है, हाँ, दे राइट? डोंट रीड हमारे बुक्स। टीचर्स बोलेंगे आप ये रीडिंग कर लो बेटा, ये रीडिंग कर लो, ये ऑथर है, ये हिस्टोरियन है, आप रीडिंग कर लो। रीडिंग करेंगे नहीं बच्चे, चैट जीपीटी पे जाएंगे, देन दे गोना बी लाइक, ओ चैट जीपीटी हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस पीरियड ऑफ टाइम, गॉट इट। राइट? अब चैट जीपीटी जो आपको बताएगा बताएगा, बट दैट्स नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू द क्रिटिकल थिंकिंग अ ह्यूमन बीइंग कैन डू, गॉट इट। राइट? तो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज वो डोपामीन नहीं आ रहा है। व्हेन आई सेड डोपामीन, राइट, पीपल आर इंड्यूस्ड, लाइक पीपल आर लाइक stimulated to watch a certain kind of content, गॉट इट। right? So वो stimulation लाना होगा if we want to really change anything in people, but then that does not suit the status quo. The status quo का idea कुछ और है, and when they reinforce that they get into power. अब वही इसी में मेरा क्वेश्चन है कि यू सेड ना कि डोपामिन चेजिंग की बात Right. है। जितनी हिस्ट्री वी स्टडी इन द स्कूल में जो हम पढ़ते हैं, अब आपने तो अपने योर अंडरग्रेड
तो आपने और डीपर पढ़ा होगा। यू डू थिंक कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो टिल क्लास 12 तक जो हिस्ट्री जो पॉलिटी पढ़ाई जाती है दैट इज़ इनफ, या इट इज़ वेल क्रिएटेड कि इतना ही समझ आए, उसमें हम और कुछ रिफॉर्मेशंस ला सकते हैं? पर्सनली देखिए, मैंने जो भी हिस्ट्री पढ़ी है स्कूल में, इट इज़ प्रिटी गुड। हम्म। ठीक है, आइडियाज़ काफ़ी अच्छे हैं, बट मैंने जब मेरा स्कूल का जब एंड हो रहा था, मेरा स्कूल ख़त्म हुआ अराउंड 2022, हम्म। 2022 या या तो मेरा स्कूल जब ख़त्म हो रहा था तो उसमें मैंने देखा कि एंड टाइम पे काफ़ी चीज़ें बदलने लगी। गॉट इट। तो आप हिस्ट्रीज़ को काट रहे हो, आप पोर्शंस काट रहे हो, टीचर्स वर टोल्ड नॉट टू टीच दिस, मत पढ़ाइए ये, मत पढ़ाइए वो। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों है, राइट? अब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं करने का, बट मुझे लगा कि नहीं, काटना नहीं चाहिए था सिलेबस। गॉट। ठीक है, अब बच्चों का भी ऐसा है ना कि बच्चे डू नॉट वांट टू स्टडी, तो आप क्या ही उनको पढ़ा लोगे। एंड प्लस हम लोग वैसे आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सिलेबस ऑल्सो, बिकॉज समटाइम्स यू गेट टू लर्न थिंग्स, बट देन वो सारी यूटोपियन चीज़ें होती हैं, एंड देन यू डू नॉट अंडरस्टैंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ इट, या राइट? तो स्कूल का सिलेबस थोड़ा सा बदल सकता है। आई फील लाइक उसमें थोड़े और नुआंसेस आ सकते हैं जो इंक्लूडेड नहीं होते हैं, राइट? बच्चों को थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ पुश किया जा सकता है, जो कॉलेज में किया जाता है। एटलीस्ट आई एम फ्रॉम जीडीएस इन मेरी कॉलेज, मेरे कॉलेज में शिफ्ट ऐसे ऐसे पुश किया जाता है कि आप सोचिए। गॉट इट। मे बी और ड्यू के कॉलेजेस में नहीं हो रहा हो ये, बट मेरे कॉलेज में होता है। ओके, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्कूल एजुकेशन, अब इसमें भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है कि ये इनके एरा में ये बुक्स बनी थी तो उसमें ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, ये लेस हाईलाइटेड है। फॉर एग्जांपल, जब मैं 7th 8th में था तो मुझे पूरा पढ़ाया गया हुमायूं कौन है, अकबर कौन है, पूरा लाइक उनका जो भी आगे का वंशज कहते हैं ना, हाँ वंशज जो होते हैं। और पॉलिटिकल फिगर्स जब पढ़ाए जाते थे तो इट वाज ऑलवेज गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, ऑफ कोर्स और भी 2 3 आई कैन टेक द नेम्स। बट लोगों का ये एक रहता है नेरेटिव कि यार जैसे हमें शिवाजी महाराज की बात करें, शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप या और भी जो पॉलिटिकल हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, उनके बारे में बहुत लिमिटेड बात और कुछ स्पेसिफिक लोगों के बारे में ज़्यादा डिटेल्ड बात। तो इसमें व्हाट्स योर टेक कि बुक्स आर कंट्रोल्ड बाय, देखो फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग देम डायरेक्टली, कांग्रेस के टाइम पे जो बुक्स बनी तो लोगों को लगता है कि इसमें उनकी पॉलिटिकल एजेंडा में जो चीज़ें फिट हो रही थी उस हिसाब से उन्होंने बुक्स को बनाया, बट जो उनके एजेंडा फिट नहीं हो रही थी उन्होंने वो चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया। और फॉर स्टूडेंट, अब तो चलो ऑफकोर्स इंटरनेट है, बट जब मैं 7th 8th में था तब ज़्यादा इतना इंटरनेट नहीं था, लाइक आई डोंट हैव द एक्सेस कि जाकर इंटरनेट पढ़ूं। जो मुझे बुक्स में स्कूल में पढ़ाया जाता था वही मेरा थिंकिंग बन रहा था। मुझे वीर सावरकर के बारे में या और भी जो फिगर्स जो कहते हैं कि दूसरे कॉइन साइड के कॉइन के जो फिगर्स हैं उनके बारे में मुझे थ्रू इंटरनेट ज़्यादा पता चला। तो आपको लगता है कि बुक साथ एजेंडा जोड़ना सही है कि नहीं, या दिस शुड बी द बैलेंस्ड कि बुक्स में बैलेंस हो, या हर गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो वो अपने एजेंडा के हिसाब से बुक्स को बना रही है? आई थिंक सरकार कोई भी हो, द आइडिया इज़ कि आपको बच्चों को जितना डम हो सके उतना डम बनाना है। अच्छा, डम बनाना है? डम बनाना है। कैसे? आई टेल यू व्हाई। वाई? अब जैसे हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, इट्स अ वेरी नुआंस सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, राइट? बट बच्चे क्या बोलते हैं, अरे हिस्ट्री बोरिंग है यार, वही वही डेट्स, वही नाम, हाँ, हम क्यों वही पढ़ें? कहानी। कहानी क्यों पढ़ेंगे, राइट? डेट्स पढ़ के मेरा क्या डेट्स हो पढ़ जाएगा? के क्या हो जाएगा, कुछ बदल तो नहीं जाएगा, राइट? बट दैट्स द थिंग, इट्स नॉट अबाउट डेट्स, राइट? गॉड। अब ऐसे हिस्ट्री को बना दिया गया है कि आपको पढ़ना है कि अकबर काल में क्या क्या हुआ, हाँ, क्या क्या हुआ, किसका इसमें बेटा क्या क्या था? हुआ, कौन किसका बेटा था, कौन कब पैदा हुआ था, कहाँ पैदा हुआ था। अब देखिए ये सारी चीज़ें जानने, जनरल नॉलेज है, जानिए, बट यही चीज़ सिर्फ पढ़ा रहे हैं आप। नहीं, गलत बात है। इट मेक्स हिस्ट्री बोरिंग, एंड इट्स ऑल्सो नॉट समथिंग दैट इज हैपनिंग बाई चांस कि अरे हिस्ट्री तो ऐसी है तो बोरिंग तो हो ही जाएगा। इट इज़ समथिंग दैट इज क्यूरेटेड, इसको ऐसा बनाया गया है, ठीक गॉट है? इट। हिस्ट्री को जानबूझ के बोरिंग बनाया गया। एंड व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री इन पर्टिकुलर? ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम अ हिस्ट्री स्टूडेंट, बट बिकॉज हिस्ट्री ऑल्सो इज इन्वॉल्व विद अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है? ऐसे मैं तो हिस्ट्री को ऐसे समझती हूँ कि वो हर सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होता है, हाँ, देख, राइट? हिस्ट्री इन्फ्लुएंस एवरीथिंग जो राइट, हर सब्जेक्ट के साथ उसका कनेक्शन है, एंड सो यू अंडरस्टैंड इट इज इंटरकनेक्टेड, इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड, सो यू ट्राई टू मेक एवरीथिंग बोरिंग, राइट? सो दैट स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड, दे बिकम डम, बट माई क्वेश्चन जो Right. लाइक माई फंडामेंटल क्वेश्चन इज कि वी स्टडी अबाउट स्पेसिफिक पीपल, बट बहुत ही स्मार्टली कुछ लोगों में नहीं पढ़ाया जाता ज़्यादा डिटेल में। तो यू हैव एक्सपीरियंस दिस कि जो जो इंडिपेंडेंट बुक्स होती हैं जो हम जाके खुद पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको दूसरे साइड की भी स्टोरी मिल रही है, कॉइन्स के दोनों साइड समझ आ रहे हैं। बट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जाती है दैट आर बीइंग कंट्रोल्ड, यू थिंक दे आर बीइंग कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नैरेटिव? जो भी किसी पार्टी गवर्नमेंट आ रही है उस हिसाब से वो अपनी बुक्स को दे आर डाइल्यूटिंग द बुक्स, या अपने हिसाब से दे आर एम्पलीफाइंग द नैरेटिव जो उनके साथ सेट हो रहा है। हाँ कर सकते हैं, कर they सकते can do that, of course they can do that.
अब जो हमारे फ्रीडम फिगर्स हैं, ये फ्रीडम फाइटर फिगर्स हैं, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ऑल्सो इन आवर कंट्री स्टिल Gandhi ji is very controversial figure. Well, not controversial. Of course, he's the guy. We can say he's the guy in India. But बहुत लोग गांधी को ऐसा गॉडली फिगर मानते हैं. बहुत लोग गांधी को बहुत रॉन्ग भी बोलते हैं. कोई सारी चीज़ें हैं. देयर आर सम पॉलिटिकल इंसिडेंट्स जहाँ पे लोग कहते हैं कि गांधी वॉज नॉट राइट इन दिस. व्हाट्स योर टेक ऑन गांधी एज अ फिगर जिसको इंडिया इंस्पायर करता है? आज से 2 साल बाद भी हम लोग खत्म हो जाएंगे और गांधी रहेगा. गांधी की आइडियोलॉजी, गांधी की चीज़ें, गांधी की बातें, नोट पे गांधी. तो गांधी को लेके क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, आई गेस. सो व्हाट्स योर टेक ऑन गांधी जी? See, Gandhi ji is very interesting. हाँ, Very interesting. Now, you cannot paint Like him really as interesting. bad or, again, same gray areas. You cannot paint him as good or bad. We are human beings. अब वो भगवान नहीं है कि उनसे कोई गलती नहीं होगी. Right? Though, there are certain ideologies of Gandhi that I find problematic. अब Like? जैसे आप उन गांधी जी का आउटफिट देखेंगे, गांधी जी, he's wearing धोती. normal कपड़े, I mean, गरीब, he looks like a peasant. Okay, and he looks like the common people. He looks like the people who are laborers, right? So he's wearing khadi. He's not extravagant. He's not like सूट बूट पहन के आया है इंसान. तो जब गांधी जी इंडिया में आए, गांधी जी की जब एंट्री हुई, तो उनका एक इंटरनेशनल इमेज पहले से था. अच्छा. ठीक है, पहले से एक इंटरनेशनल इमेज था बिकॉज व्हाट ही डिड इन अफ्रीका. हाँ, ही वॉज रिवॉल्यूशनिस्ट. राइट. तो एक इंटरनेशनल इमेज पहले से थी. तो जब वो इंडिया में आए तो देयर वाज ऑब्वियसली अ रूमर कि नाउ समबडी इज कमिंग टू प्रोटेक्ट यू. So when he comes into India, people see him as a messiah. So मसीहा फिगर. yeah, मसीहा है हमारे, right? So people say कि गांधी की जो ideas हैं was bigger than Gandhi himself. ओह. So गांधी जी का कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी उस टाइम पे तब बना बिकॉज रूमर्स फैल रहे थे गांधी जी के बारे में बहुत सारे. गॉड. कि आपका मसाया आया है, वो आपके लिए बोलेगा, ही इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, ही इज़ गोइंग टू डू दिस डू दैट. एंड देन वो उन मसाया ने फिर राम राज्य की बात की, टॉक्ड अबाउट सत्याग्रह. अब मैं यहाँ पे कंट्रोवर्शियल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब राम राज्य की वो बात करते हैं, ही इज़ एक्चुअली एलिनेटिंग मुस्लिम्स. आप राम राज्य बोल रहे हैं तो यू एलिनेटिंग मुस्लिम्स, दो हिज इंटेंशन वाज नॉट दैट. गॉट इट. His intention was not that. Other than that, I also feel like the Congress party for a very long time was anti-labor, Okay. right? They did not really support labor. They were capitalist according to you? No, again, you're coming to conclusions. What I'm saying is they never supported, in the very starting, you notice कि they never supported laborers का rights. Okay. They were actually Congress party में सब elite थे. तो whenever people thought about Congress party as a whole, कि Congress party क्या है, right? तो they thought कि Congress is a party जहाँ पे ये सूट बूट वाले बड़े बड़े लोग हैं, right? They are just doing their thing. Yeah. So they did not relate. But जब गांधी आए तो they started relating with Gandhi क्योंकि he looks like us. Yeah, क्योंकि He's one of us. yeah. But was he really one of them? Gandhi ji was actually very, I'm not going to say elitist, but he supported lot of businessmen more, Okay. right? जैसे कोई movement हुआ या you know, he supported people who were capitalists, he supported people who had businesses, right? Elite लोगों को उन्होंने ज़्यादा support किया है. And वो ऐसे दिखाने की कोशिश करते थे कि ये आपके बच्चे हैं, आप इनका ध्यान रखिए, right? अब of course I'm not saying that there was any malicious agenda here, but laborers जो जैसा एक idea था वो भी rumors से आया था, right? So like you wanna say कि for मासी फिगर गांधी वो जी was like कि लोगों के मसीहा और हमारे जैसे हैं. he was that धोती कुर्ता और वही स्किन टोन, मतलब लोग रिलेटेड चीज़ों से भी करते हैं कि हमारे जैसे दिखने वाला इंसान हमारे लिए he is speaking up. But for the inner circles, for the closed doors, he was a capitalist. जो कैपिटलिस्ट को elites को सपोर्ट करते थे कि वो. No, I'm not going to say that. He wasn't a capitalist. Okay. I'm not going to say that. See, that's what I'm saying. Gandhi ji के nuances अलग-अलग हैं. अब capitalism, just because you're supporting the elite, doesn't make you a capitalist, Got right? it. हाँ. Capitalism तो पूंजीवादी तो काफ़ी अलग चीज़ है ना altogether. But what I'm trying to say here, and it's also very dumb to say that Gandhi was a capitalist. Yeah. But ठीक है, what I'm trying to say here is that for a very long time कुछ movements में वो peasants का साथ ना देके, लोगों को लगेगा peasants का साथ देंगे, वो peasants का साथ ना देके, he would take the side of the elites. Got it. ठीक है, वो एक देखने को मिलता है. I completely understand कि ऐसा क्यों होता होगा, because technically he was more close to them. Got it. So tell me one thing. According to you, आपने गांधी जी को पढ़ा समझा. What's the best thing he done for the country जो आज तक इंडिया के लिए relevant है, आज तक इंडिया उसे शेप हो रहा है?
आई थिंक देखो गांधी जब भारत में आए ना, ऐसा सेड कि वो एक इंटरनेशनल फिगर थे, वो भारत में आए। भारत में आने के बाद ना उन्होंने ऐसे दिखाया कि हमारा जो कल्चर है वो बेहतर है, गॉट इट। राइट? उन्होंने ये चीज़ को नलिफाई किया। ब्रिटिशर्स जो एक हमें ब्रेन वॉश कर रहे थे कि यू हैव टू बी मोर एंग्लिसाइज्ड टू बी एक्सेप्टेड, यू हैव टू बी मोर ब्रिटिश टू बी वेल That aura, civilized. that aura you have to carry, that हाँ, dress, that you food have to preferences. have you have to be a little more anglicized in English, and you know, to be better. Western civilization Yeah, is yeah. better. We have had enlightenment and all of those things, scientific revolution. But गांधी जी आके बोलते हैं that no, we are actually superior than you. हम morally superior हैं आपसे, right? That is what Gandhi ji showed. कि Indians are morally superior. Got it. You will commit atrocities on us, but we will not do anything to you. So this idea of ahimsa, right, where you're not doing violence, non-violence, and then satyagraha, such, right? These two मिला के I think this is the biggest contribution Gandhi has made. ठीक है, जहाँ पे उन्होंने हमारे कल्चर को एंड हमारे मॉरल्स को, मॉरल सुपरियोरिटी इंडियंस की दिखाई ओवर द ब्रिटिशर्स. देर इज़ वन नोशन ऑल्सो कि थोड़ा गांधी जी ना बायसेस करते थे, लाइक ये तो बहुत मेन स्ट्रीम बात है कि फॉर जवाहरलाल नेहरू इज़ बायस्ड, और सुभाष चंद्र बोस वॉज विद गांधी जी। बाद में उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए विद गांधी जी, क्योंकि वही बात आती थी कि ही वॉज लाइक कि अहिंसा से करेंगे, चंद्र बोस वॉज लाइक हिंसा से ही उसका सोल्यूशन है। सो पॉलिटिकल फिगर लाइक हिम जिसका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है, बायसनेस होना सही था उनका? जो बायस्ड लोग कहते हैं कि ही वॉज बायस्ड फॉर सर्टेन पीपल। बायसनेस होना कभी सही नहीं होता, राइट? अब गांधी जी बायस थे या नहीं, ऑफ कोर्स कुछ इंस्टेंसेस में ही वाज बायस्ड, राइट? बट वो बायसनेस लोगों को दिखती नहीं थी, राइट? अब आपका एक आइडिया बन गया है, योर आइडिया इज बिगर, तो आपके बारे में रूमर्स, कहीं ना कहीं जो रूमर्स से गांधी जी का पॉपुलैरिटी है इंडिया में, उन रूमर्स से ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन भी है, कि उनके बारे में बातें बनती भी हैं, उनके बारे में बातें अच्छी बनती हैं, बुरी बनती हैं, दोनों साइड की बनती हैं, राइट? तो वो एक जो आपका आइडियोलॉजी अगर आपसे बड़ा हो जाए तो फिर आप ह्यूमन नहीं बचते, देन यूर ईदर गॉड और यूर अ डेविल. गॉट इट। व्हाट डू यू थिंक, अगर गांधी जी का असैसिनेशन नहीं होता और 10-12 साल वो और जीते, तो फिर इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो या जो हिस्ट्री है वो कैसे शेप होती? I think he would still promote supporting our culture, would promote कि आप moral superiority रखिए, ठीक है? काफ़ी चीज़ों में बदल जाती चीज़, but I cannot be for sure कि क्या exactly होता. एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, Okay. जो पार्टीशन हुआ अगर वो नहीं हुआ होता, आज का फिर इंडिया कैसा होता? क्योंकि अभी जितना इंडिया है उसमें इतना मतलब See, कॉन्फ्लिक्ट्स आता है। I'm not an analyst, so I cannot answer that. I'm not qualified enough to answer that. नहीं, एक एज ए पर्सनल टेक कि अगर आज इंडिया का पार्टीशन नहीं So you हुआ, want my personal opinion? या पर्सनल ओपिनियन, Right. सो कैसा इंडिया का आज का कैसा कल्चर होता है, किस तरह की चीज़ें होती हैं? देखो प्रॉब्लम ये है ना कि पार्टीशन ज़रूरी था कुछ टू सम एक्सटेंट, ठीक है? ज़रूरी इसीलिए था बिकॉज ऐसे नोशंस बन गए थे, हेट्रेड बन गया था. ये हेट्रेड भी क्यूरेटेड था, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा भी क्यूरेटेड था, एंड हमारे लोगों ने भी जाके उसमें कंट्रीब्यूट किया है, राइट? तो वो जो अब क्यूरेटेड हेट्रेड बन चुका है, साइड्स बन गए हैं, तो अब उन साइड्स को आप टुगेदर नहीं रख सकते, राइट? अभी भी इंडिया में जो दिक्कतें आ रही हैं, दैट इज बिकॉज साइड्स वो अभी भी हैं, हाँ, पहले वो ब्रिटिशर्स प्ले करते साइड्स थे, एग्जिस्ट, अब कोई और पीछे से प्ले करता है। पीछे से भी प्ले करते हैं, हम जैसे लोग भी प्ले करते हैं, हम लोग बिलीव करते हैं, तो ये साइड्स जो है वो भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? तो ये साइड्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज दिक्कतें आ चुकी हैं. अब पंजाब एंड बंगाल का जो अगर आप एरिया देखें, पंजाब का भी एरिया काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल. बंगाल का एरिया भी, यहाँ पे मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशंस बहुत ज़्यादा थे, राइट? अगर ये सेपरेट होना चाहते हैं, दैट इज़ व्हाट दे वांटेड. अब उनको ज़बरदस्ती साथ में रखना वुड हैव बीन अ दिक्कत, प्रॉब्लम हो जाती. यू सेड स्टेटमेंट कि अगर वो रहना नहीं चाह रहे थे तो वाई होल्डिंग देम, है ना? दिस इज द पॉइंट. अब इंडिया में अभी भी देयर आर सम पोर्शंस जो चाहते हैं कि आफ्टर टेकिंग POK या कश्मीर में या खालिस्तान, इस तरह की चीज़ें उठती हैं, तो फिर ऐसा तो अगर हम ये आइडियोलॉजी को बिलीव करें कि यार वो रहना नहीं चाहते उनको अलग कर दें, तो ऐसा तो भारत जो हमने जोड़ रखा है वो तो करता जाएगा. हाँ, तो अब देखिए रीजनल एस्पिरेशंस तो होते हैं, राइट? आप कोई भी रीजन से आ रहे हो, आपके रीजनल एस्पिरेशंस आ गए, दैट इज़ फाइन, ठीक है? कुछ लोग टेररिज्म को एज अ वॉर देखते हैं, दे डू नॉट सी इट एज टेररिज्म एज सच, लाइक ये वॉर है हमारी आइडिया के लिए, हमारे हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए, तो हमारे नेशन के लिए, हमारे खालिस्तान या हमारे अलग जगह के लिए वी नीड दैट, तो उसके लिए टेररिज्म करते हैं लोग. बट देन टेररिज्म वो बन जाता है व्हेन यू आर अटैकिंग इनोसेंट पीपल, व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्प्रेड फियर,
ठीक है। तो भिंडरेवाला का केस हो गया, ऑल ऑफ दिस केसेस, डिफरेंट केसेस ऑफ रीजनल एस्पिरेशन। सो यू सी दैट इस रीजनल एस्पिरेशन को काम डाउन करने का तरीका है, ये आएंगे, ये फ्यूचर में भी आएंगे, राइट। ये रीजनल एस्पिरेशंस को अब साथ में, क्योंकि इंडिया का एक सॉलिडारिटी बनाना ज़रूरी है, ठीक है। दैट्स वाई नेशनलिज्म जो है हमारा, नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज भी ऐसे ही लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, अगर नुआंस वर्जन ऑफ हिस्ट्रीज भी लोग पढ़ें तो उतना दिमाग नहीं होता लोगों के अंदर समझने का, राइट। दैट्स वाई एक आइडिया कि भारत है, आप भारतीय हैं, उसके तरीके से सब जोड़ते हैं लोगों को। Yeah, so we are speaking so much about the hate it had hated. Why you think why hated existed? मतलब कैसे उसको एम्पलीफाई किया जाता है, कैसे उसको शांत किया जाता है? हम देखते हैं कब इलेक्शन कहते हैं ना, देखो दंगे हो रहे हैं, देखो इलेक्शंस तो नहीं आ रहे, या कुछ ऐसे क्रिएटेड होता है हेट। व्हाट डू यू थिंक कि कैसे हेटेड क्रिएटेड होता है? आज मैं टेस्ट दे रही थी, ओके। and I was writing about this historian called Trulloyt. So Trulloyt talks about how history is either amplified or silenced. या ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हिस्ट्री को साइलेंस एंड एम्पलीफाई किया जाता है। अब कमिंग टू द हेट दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, हेट कहीं ना प्री कलोनियल इंडिया में नहीं था। ओके। मतलब आई वुड से प्री 19th सेंचुरी में जितना हेट हमें देखने को मिलता है अभी, या जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे था, उतना हेट नहीं था। दैट हेट वॉज ऑल्सो नॉट जस्ट अबाउट, सो अगर कुछ होता है तो पीपल विल नॉट बी लाइक ये मुस्लिम राजा हमारे साथ गलत कर रहा है, दे विल प्रोबेबली बी लाइक हमारे साथ राजा गलत कर रहा है। Okay. इट विल नॉट बी अबाउट रिलीजन। क्यों? आई टेल यू व्हाट। सो जैसे प्री कलोनियल इंडिया में या प्री 19th सेंचुरी इंडिया से पहले व्हाट हैपेंड वाज कि as a Muslim, let's say I'm in Bengal, I'm a Bengali Muslim, ठीक है, and I'm a peasant, मैं किसान हूँ, I would feel more close to a Bengali Hindu peasant compared to a Muslim sitting in UP. तो जो यूपी में एक मुस्लिम है, he is an elite Muslim, he does not speak Bengali, he speaks उर्दू और पर्शियन, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी आई एम मोर क्लोज टू द पेजेंट, हिंदू पेजेंट। इकोनॉमिक बेसिस पे भी आई एम मोर क्लोज टू द पेजेंट, कल्चर लेवल पे भी। तो ये जो अजलव्स एंड अशरफ्स के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। अजलव्स आर द पीपल हु वर कन्वर्टेड मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स जो जो हाई क्लास मुस्लिम नहीं थे, अगर हाई क्लास अपने आप को मानते थे अशरफ्स, तो अजलव्स जो थे, अजलव्स वर लाइक ये जो पेजेंट्स हैं, देर इस्लाम जो था उनके लिए अलग था, ठीक है। रिलीजन वॉज अ मोर ऑफ अ पर्सनल प्रैक्टिस देन अ कम्युनल प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो पर्सनल चीज़ें थी। तो जैसे सूफिज़म आया उनके पास, तो वो सूफिज़म मिक्स हो गया ट्रेडिशनल कल्चर्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कल्चर्स के साथ। दैट्स वाई जो लेट्स से कोई यूपी वाला मुस्लिम है जो यू नो एलीट है, वो बोलेगा कि आप ये जिन की आइडियोलॉजीज में या पीर की आइडियोलॉजीज में बिलीव क्यों करते हो, ये तो गलत है, ये इस्लाम नहीं है। दैट्स वाई उसको लुक डाउन करेगा कि आप नहीं हो असली मुस्लिम, ओके। राइट। But then these peasants, they felt more close to Hindus and all of those things. So it was very complicated, the differentiation, and that's what Sumit Sarkar in his book Modern India, if you read it, you'll understand that differentiation in Muslim identity existed. According to the class, according to their income, according to their culture. Yes, income, linguistic basis, उनका cultural differences था काफ़ी ज़्यादा। धर्म के basis पे कि I am a Muslim के basis पे नहीं होता था unification। तो ये यूनिफिकेशन कब हुआ बताओ? ये यूनिफिकेशन होता है जब आप लोगों को एक कैटेगरी में डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब आप बोलते हैं कि यू कैन ईदर बी अ हिंदू और अ मुस्लिम और अदर्स, राइट, ये होता है सेंसस के टाइम पे। ये सेंसस जब आता है, द फर्स्ट सेंसस, इसमें क्या होता है कि आप बोलते हो, टिक बॉक्सेस आते हैं, तो अब आप यू कैन नॉट एड्रेस दोज नुआंसेस, डिफरेंट नुआंसेस, नहीं, आपका बस यही हिंदू, मुस्लिम या अदर्स। तो अब आप टिक करो, अब यू टिकिंग ऑन मुस्लिम, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अब जब आपने ये कर दिया तो अब आपका एक स्टेटस बन जाता है माइनॉरिटी का। द मोमेंट यू बिकम अ माइनॉरिटी, यू फील इनसिक्योर, यू फील थ्रेटेंड। एंड उसके अलावा भी जो हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स हो रहे थे, उसके वजह से भी देयर वाज एन एनिमी दैट वाज क्रिएटेड। एंड बाद में जो मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स हुए थे, उसकी वजह से भी जो एनिमी था वो हमारा हिंदूज एनिमी बन गए। बट उसका एक पॉजिटिव मोबिलाइजेशन, एक शब्द है जो शेखर बंदोपाध्याय अपनी किताब में बोलते हैं, ये जो पॉजिटिव मोबिलाइजेशन है, दैट इज दिस सेंसस। ये सेंसस से आपने इनको एक आइडेंटिटी दे दी, माइनॉरिटी की आइडेंटिटी दे दी, स्टेटस दे दिया माइनॉरिटी का। तो एक इनसिक्योरिटी एंड डर बैठ गया इनमें कि हम अब माइनॉरिटी हैं, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सो ये हेटेड वाला जो हमने क्वेश्चन पूछा कि हाउ इट इज़ क्रिएटेड, तो यू थिंक कि यूनिफिकेशन से फिर उस हेट को फोकस करा गया कि हाँ अब ये यूनिफाइड हो गया तो वी कैन हैव द लेवरेज फॉर इट। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्वेश्चन। आई एम आस्किंग, यू सेड ना कि हमारे क्वेश्चन में आई आस्क्ड यू
कि हेटेड कैसे क्रिएटेड होता है या कैसे वो डेवलप होता है. तो यू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग कि कैसे पहले मुस्लिम्स में भी दे आर डिफरेंट क्लासेस, वो यूनिफाइड हुई. तो ये रीज़न है कि लाइक यूनिफाइड हुई तो फिर हम उस हेटेड को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि पहले हेटेड डेवलप करने के लिए यू हैव टू बी कि 5 लोग एक साथ यूनाइट हों, तब हम कुछ अपने एजेंडास को, चाहे वो हाँ, मुस्लिम्स हो या हिंदू हो, उस एजेंडा को पुश कर सकते हैं. पर आपस में बटे हैं तो वो एजेंडा कभी चलेगा नहीं. तो दिस इज द So रीज़न. the idea of a कॉम नहीं था मुस्लिम्स में. ओके. ठीक है, ये कॉम बनाया गया बाद में. आफ्टर ये जो आपका सेंसस होता है, माइनॉरिटी बन जाती है, कॉम भी बन जाता है. सो ये जो हेट्रेड है, दिस इज क्यूरेटेड, राइट. पहले जो आइडिया ऑफ द कॉम वाज नॉट देयर. ठीक है, ये आइडिया बना है कॉम का. कैसे बना है? लेट्स से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें सर सैयद अहमद खान थे. वो चाहते थे जैसे हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स हुए, उससे पहले हिंदू रिफॉर्म्स हुए थे, राइट. सती का अबॉलिशन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो वैसे ही इस्लाम में दे वांटेड कि अब हमें चेंज आना चाहिए. अब हम लोग एक पर्टिकुलर तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं. वी कैन नॉट जस्ट बी एलीट बाय स्टडिंग पर्शियन एंड उर्दू. सो वी हैव टू बी मोर एंग्लिसाइज्ड लाइक द भद्रलोकी क्लास इन बंगाल. गॉट. ठीक है, क्योंकि बंगाली मर्द जो है, देर हिंदूज, दे आर एलीट, दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, दे आर बीइंग प्रेफर्ड बाय द ब्रिटिश, ओके. दे आर बीइंग रिवॉर्डेड बाय द सिस्टम, राइट. सो नाउ मुस्लिम्स आल्सो वांट कि हम भी रिवॉर्ड होना सिस्टम से, थोड़े हम भी एलिस्ट बने. तो हम भी इंग्लिश पढ़ेंगे, हम भी एंग्लिसाइज्ड बनेंगे, राइट. तो सर सैयद अहमद खान ऑल्सो वॉन्ट्स कि द मुस्लिम पीपल नाउ शुड बी एजुकेटेड एंड दे शुड स्टडी इन इंग्लिश, दे शुड बी मोर एंग्लिसाइज्ड. ठीक है, तो वो ही प्रमोट्स दैट इन हिज यूनिवर्सिटी. बट आफ्टर हिज डेथ एंड ऑल्सो व्हेन ही वाज अलाइव, ही वाज नॉट, हिज रिलेशंस वाज नॉट गुड विद द उलेमा क्लास. हु इज उलेमा? उलेमा आर द पीपल मुस्लिम के जो प्रीच करते हैं. अच्छा, प्रीचिंग क्लास. Yeah, the people you see with the long Got it, beards. So उलेमा के साथ उनका नहीं बनता था, because of course उलेमा he's चाहते trying थे to कि- he's trying to make the religion better, या. right? फिर आता है revivalist movements, right? Reform is always met with hate, like in Hindus में भी reform was met with hate. तो revivalist movements आता है तो इसमें एक idea of calm बनता है. तो अभी जो एक term है मुल्लाज, मुल्लाज बहुत नेगेटिवली यूज़ किया जाता है आजकल ऑनलाइन या लोगों के आसपास हेट फैलाने के लिए. बट मुल्लाज जो थे, दे वर देयर टू प्रीच कि हम आपको इस्लाम सिखाएंगे, कम्युनिटीज़ बनेंगी. सो जो अब अशरफ्स हैं, जो एलिट क्लास मुस्लिम्स हैं, वो अब अजलफ्स को भी अपने साथ रखना चाहते हैं. ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी अ बैरियर, बट अपने साथ रखना चाहते हैं. उनके लिए सभास बनाएंगे, दे गोइंग टू मेक कम्युनिटीज़. ठीक है, तो आप कम्युनिटी बनाओगे, उसमें ज्वाइन करोगे, देन यू गोइंग टू प्रीच देम इस्लाम, मेक देम मोर सिविलाइज्ड इन द इस्लामिक वे. सो हमने बहुत सारी बातें की अराउंड इंडियन हिस्ट्री, गांधी जी, औरंगजेब. अब वी आर इन द मिडल ऑफ द वॉर. वी कैन से वॉर या क्या चल रहा, आई डोंट नो, बट दिस इज एक्सलेटिंग एवरी डे. डू रियली थिंक जो लोगों की ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है फैक्ट, आई डोंट नो, कि ट्रम्प का एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया इसलिए वो उस चीज़ से फोकस हटाने के लिए ये वॉर हो रही है इसराइल की, ईरान की, या मिडल ईस्ट में जो हो रहा है. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सच बताऊं तो मुझे लगता है कि ट्रम्प ऐसे इंसान है भी जो ऐसा कर सकते हैं. अच्छा. ठीक है, और अभी भी जैसे 30 लाख फाइल्स हैं वो बाहर नहीं निकली हैं. 30 लाख फाइल्स. 30 लाख फाइल्स, हाँ. हाँ जी. और अभी जो फाइल्स निकली हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सरफेस लेवल है. रिट्रैक्टेड चीज़ें हैं, राइट. तो एप्स्टीन फाइल्स में ट्रम्प जी का नाम है, उनके कुछ क्राइम्स भी होंगे फॉर श्योर. हाँ. अब होगा वो तो भगवान जाने, बट ये वॉर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि अपने बुरे कर्मों को छुपाने के लिए है, ताकि लोगों का ध्यान भटका सके. क्योंकि अब लोगों का ध्यान आ गया है, तो ट्रम्प चाहते हैं कि कुछ करता जाऊँ. करें एक्स्ट्रा, अचानक से करें कि लगे कि अरे ओके वॉर कर दें ताकि आपका स्कैंडल पता ना चले. और हो भी सकता है, जैसे एप्स्टीन अब आदमी जो है, लोग बोलते हैं कि वो एजेंट था, मोसाद एजेंट. उसने हनी ट्रैप में फंसाए इन बड़े बड़े लोगों को. तो हनी ट्रैप में अगर फंसा के अब उन लोगों के हाथ बंद गए. अगर आप हनी ट्रैप में फंस गए, आपने कर दिया कांड, तो अब आप फंस गए हो, तो अब उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक नई बड़ी चीज़ ले आओ. बहुत बड़ी चीज़ है. हाँ, अब आपके पास जैसे आपने अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाएंगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, हो रही है. राइट. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, वॉर चलता रहेगा. जब वॉर चल रहा है तो लोगों के पास इतना टाइम थोड़ी होगा कि डिस्कस करेंगे कि एप्स्टीन फाइल क्या है क्या नहीं. सो इसराइल जो कर रहा है अभी, आई गेस कि जो करंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, दैट्स लाइक गोइंग इनटू द सिचुएशन कि अगर कुछ मेजर कंट्रीज भी और इन्वॉल्व होती हैं इसमें, तो वी कैन विटनेस अनदर वर्ल्ड वॉर 3. अब ये बहुत दिनों से लोगों का ना एक, क्योंकि हमने तो अपनी बचपन में पढ़ा है वर्ल्ड वॉर 1 में ऐसा हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा हुआ था,
पर अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है बिकॉज ऑफ दिस एस्केलेशंस, अगर ट्रम्प जी और 2-4 साल जिंदा रह गए, 5 साल जिंदा रह गए, वैसे अमेरिका में 2 बार ही प्रेसिडेंट 2 बार ही आई गेस अलाउड होता है ना प्रेसिडेंट बनना, अब एक बार बन चुके हैं, 2 साल हो बचा मुझे लगता है, पर मुझे लगता है ये आदमी अगर 2 साल और रहा तो यू नेवर नो क्या हो। सो वर्ल्ड वॉर 3 कैसे शेप लेगा अगर हुआ, व्हाट डू यू थिंक? अब देखिए, हुआ या ना हुआ वो तो बात की बात है, बट बिकॉज ट्रम्प को पीछे से कोई कंट्रोल कर रहा है, ये चीज़ तो आपको भी समझ आ गई होगी। हमने अभी एप्स्टीन फाइल्स की बात की कि कैसे जेफरी एप्स्टीन का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको आप छुपाने के लिए आप वॉर कर रहे हो, राइट? तो वो वॉर कर रहे तो हो आप, बट उसके पीछे आपके पापा का हाथ है। आपके पापा कौन है? नेतन्याहू, राइट? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो वॉर है, अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 बनता है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि बनेगा, बट बनेगा तो इकोनॉमिक रीजंस के वजह से बनेगा, एंड दिस वॉर इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बिकॉज अभी हमने यूक्रेन के टाइम पे भी देखा कि कैसे दे यूज ड्रोन्स, राइट? ड्रोन्स को कैसे इस्तेमाल किया, कॉस्ट इफेक्टिव वॉर कैसे किया, इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल कैसे किया। अब एआई का भी इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लगा है वॉर्स में, राइट? आप अभी भी जो ईरान में जो स्ट्राइक्स हो रहे हैं, स्कूल पे जो बम गिरा, ये एआई की गलती हो सकती है, राइट? जैसे आपने एआई को बोल दिया कि आप ढूंढो एरिया जहाँ पे आपको बम गिराना है, राइट? अब एआई को जगह जो मिली उसने बम गिरा दिया। अब एआई का फैलेसी भी तो हो सकता है ना, इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल ये जो स्पेशली इजराइल जो अपना एआई को एम्प्लॉय करके ज़्यादातर वॉर्स करने की कोशिश करे, उसमें जस्ट हैज़ टू बी वन ह्यूमन बीइंग हु इज़ टेकिंग केयर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट स्टिल बॉम्ब स्कूल्स पे सबसे ज़्यादा गिर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ पे ज़्यादा गिर रहे हैं। पैलेस्टीन एंड इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट में भी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ का ज़्यादा तबाही हुआ। तो व्हाई डिड दैट हैपन? एआई का फॉल्ट। सो दिस न्यू वॉर is going to be about AI. It's going to be lot of involvement by AI, and AI कभी भी it's not very as effective as human beings. और स्पेशली इन द केस जहाँ पे आपका एक मिसाइल कितने लोग जान ले सकता है, तो यू कांट रिलाई। ये हमें बताता है कि AI कितना इफेक्टिव है। हाँ, आप AI से जेमिनाई से कोई अपना पिक्चर क्रिएट करने का कोशिश करो, आपकी शक्ल भी सेम नहीं आएगी। हाँ, बनेगा। और आप AI को बोल रहे हो कि वॉर जाके लड़ो। वॉर। तो और ट्रम्प इस चीज़ के बारे में काफ़ी गुस्सा भी है, राइट? कि आप कंप्लीटली इसको AI करने क्यों नहीं कर सकते, बट दैट इज़ द प्रॉब्लम, राइट? तो अभी न्यू वॉर हुआ तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। विल सी कि इंटेलिजेंस को काफ़ी अलग तरीके से यूज़ किया जा रहा है। गॉट इट। अब जब भी इंडिया में ना, जब भी इसराइल या फ़लस्तीन की बात होती है, या इसराइल की एज ए स्पेसिफिक बात होती है, इसराइल लोगों का, ज्यूज लोगों का, उनका अपना एजेंडा रहता है, वी आर डूइंग दिस फॉर आवर सर्वाइवल। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वी गोना बी फिनिश्ड। जैसे उनके साथ हिस्ट्री में जो पहले हुआ है, उनके साथ जो भी उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, या जो एक्चुअली कुछ गलत हुआ भी है, हो रहा है, या जैसा भी है, बट नाउ दे आर ऑन द अपर हैंड, दे गॉट द अपर हैंड ऑन अमेरिका, दे गॉट द अपर हैंड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ पावर। बट स्टिल देयर आर्गूमेंट इज़ कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो दे विल फिनिश अस, या जो मुस्लिम कंट्रीज़ ने सराउंड कर रखा है इसराइल को, तो उनका जब भी उनसे कोई पूछता है कि आप जो इतना वॉर क्राइम्स कर रहे हो, ये आप जो कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तो देयर आर्गूमेंट इज़ कि फॉर सर्वाइवल, फॉर आवर आइडेंटिटी। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, कि सच में ये वो अपने आइडेंटिटी के लिए कर रहा है, कि उनका एजेंडा क्या है टू डू दिस? देखिए, जूस का एजेंडा एज अ होल, अब एजेंडा देखिए हर कम्युनिटी का अलग अलग हो सकता है, तो ये अगर मैं इस पे डिबेट करने आ गई तो फिर तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट नहीं, वी कैन डू दिस, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हम लोगों को समझना है कि वो हमेशा ही कहता है कि दिस इज़ फॉर आवर सर्वाइवल, पर अपने सर्वाइवल के चक्कर में बहुत देशों को ख़त्म कर रहा है, उस पर इतने तरह के अटैक्स हो रहे हैं, है ना? और हमेशा यू मीन इजराइल? हाँ, मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि जो फिलिस्तीन में हुआ या कहीं भी हो रहा है, ओके, उनका आर्गुमेंट ही रहता है कि दिस इज फॉर आवर सर्वाइवल। तो व्हाट्स योर टेक? दिस सच में वो सर्वाइवल कर रहा है, कि उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशन है कि कंट्री का एक बन चुका है कि अब हमें लड़ना है, तो लीडर को अपनी वोट प्रूफ करने के लिए लड़ना ही पड़ता है। जैसे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है इसराइल का, तो उसको प्रूफ करने के लिए कि हाँ, आई एम योर गाय, या मैं आपका देश का मजबूत नेता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है। ये एक है सच में। इजराइल अपनी लड़ाई इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो जूस हैं। उनकी लड़ाई इसलिए हो रही है बिकॉज वो मोनोपोली बिठाना चाहते हैं अपना, ठीक है? अगर अब कल को इजराइल न्यूक्लियर बम यूज़ कर दे ईरान पे, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, बट यूएस नहीं करेगा, ये मुझे पता है, ठीक है? तो इजराइल कुछ भी कर सकता है अपनी मोनोपोली बिठाने के लिए, दैट आई नो, ठीक है? एंड ये इसलिए आई नो बिकॉज आई हैव सीन द टेंडेंसी, ठीक है? तो वो लोग तो दे डेस्परेट फॉर द मोनोपोली, ठीक है? अब इज दैट बिकॉज दे आर जूस और बिकॉज जिस पावर स्ट्रगल करना है, वो अब अलग डिबेट है, अपने आप में एक डिबेट है। वो डिबेट आई गेस आज से 50-60 साल पहले रेलेवेंट थी, जब वो फॉर्मेशन हुआ इसराइल का। बट आई गेस अब राइट नाउ
ये पॉलिटिकल एस्पिरेशन ज़्यादा इंस्पायर्ड लग रहा है मेरे को कि उनको अपना पॉलिटिकल एस्पिरेशन आप यू स्टडी मोनोपोली इसको करने के लिए कट हो रहा कुछ लोगों को जूस का भी लग रहा है रीज़न। है। हाँ जी, उसका भी लग रहा रीज़न तो अलग अलग हो सकता है, राइट? बट जूस को एक और रीज़न की वजह से ब्लेम किया जाता है बिकॉज सी जूस सिर्फ इसराइल में नहीं है। है। यू कैन बी इन यूएस एंड यू कैन बी अ जू, यू कैन बी इन इंडिया, यू कैन बी अ जू। इंडिया में इतनी बड़ी कम्युनिटी है जूस की, हाँ, मतलब बहुत सारे जूस रहते हैं इंडिया में भी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो ऐसा नहीं कि आप अगर इंडिया में हो और आप जू हो तो आप इसराइल के सपोर्ट में हो गए, ऐसा नहीं है। दैट इज़ नॉट अ कंपल्शन, ठीक है? बट एक आइडिया बन गया, दैट इज़ एन आइडिया दैट इज़ बीन पुश्ड कि जू सबसे आगे बढ़ते हैं बिकॉज दे आर जूज एंड दे आर वर्शिपिंग सैटान एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट वो चीज़ सच नहीं है, राइट? वो सच नहीं है, वो नफरत को ही कन्वर्ट किया गया। और नफरत है इसराइल की तरफ मेन अभी के डायनामिक में, तो इसराइल की तरफ नफरत है, तो उनको लगता है कि सारे जूस खराब हैं, ठीक है? और ये नफरत सालों से चली आ रही है, बहुत अलग अलग रीजंस की वजह से अटैक होता है। अब अगर मैं इंडिया का टेक बताऊं, वी ऑल नो द करंट गवर्नमेंट इज़ प्रो इसराइल, और लोगों को लगता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, मोदी जी के स्पेशल रिलेशंस हैं विद इसराइल, बहुत लोगों को इंडिया में पसंद नहीं आता है। बट फिर अपने इंडिया के खुद के भी एजेंडाज हैं जिसको फुलफ़िल करने के लिए उनका रिलेशन मेंटेन रखना अच्छा है। तो जो एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो पसंद नहीं करता इंडिया का, क्योंकि कुछ लोग लगता है दिस इज़ वॉर क्राइम, तो कुछ लोग लगता है दिस इज़ जियो पॉलिटिकल थिंग। इसमें इंडिया को मॉरल लेवल पे ना देख के अपने एस्पिरेशंस के हिसाब से चीज़ें देखनी चाहिए। सो इंडिया का टेक कैसा होना चाहिए इस चीज़ पे? मतलब जो अभी है वो दैट्स राइट अकॉर्डिंग टू यू, जो इंडिया अभी देखो ऑफकोर्स इंडिया ओपनली सपोर्ट भी नहीं करता कि हम करो, बट वी ऑल नो कि इंडिया के रिलेशन जिस तरह से इसराइल को है, तो बैक एंड डील्स या बैक एंड चीज़ें होती हैं। देखिए अभी आई थिंक इंडिया का टेक काफ़ी अच्छा है ओके। बिकॉज वी कैन नॉट जस्ट गो एंड सपोर्ट ईरान ऑल्सो, राइट? राइट, अदर देन दैट आई थिंक इंडिया का बेनिफिट से ज़्यादा बेनिफिट तो इसराइल को है। जो आप बोल रहे हैं कि मोदी जी के जो पर्सनल रिलेशंस हैं विद नेतन्याहू, वो नेतन्याहू की इमेज के लिए ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू आवर प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्राइम मिनिस्टर की इमेज बनी हुई है बाहर, ठीक है? बट नेतन्याहू का इमेज बन जाएगा क्योंकि नेतन्याहू को भी बहुत हेट कर रहे हैं लोग। जब उनको मोदी के साथ देखेंगे, और मोदी जी ने प्राइस जीता है, पीस प्राइज जीता है, सोल में भी उनको मिला था प्राइस, तो मोदी जी के साथ अब उनको साथ में देखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू के लिए बेटर है वो। हाँ, तो ये चीज़ देखने के लिए है कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इसराइल के साथ यहाँ पे बेटर है इसराइल के लिए, नॉट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए इट्स फाइन। गॉट इट। सो व्हाट डू यू थिंक अगले, अभी हम जो देखो रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है, तो अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, 7 दिन बाद क्या हो जाएगा नेवर नो, बट जितना आप समझते हो अगले 1-1.5 महीने में ये जो सिचुएशन चल रही है, ये एक्सकेलेट होगी कि रुकेगी या स्टेबल होगी? अभी तो एस्केलेट होती हुई दिख रही है। अभी तो ईरान रुकने के नाम पे नहीं है। ईरान हैज़ नथिंग टू लूज। हाँ, आई एम सरप्राइज विद द ईरान। मुझे लगा था कि अमेरिका और इसराइल एक साथ हो जाएंगे तो वो अपने छोड़ देंगे हथियार, बट जिस तरह से दे आर अटैकिंग, अब वो ऑफ कोर्स अटैक करना क्या लड़ाई होना अच्छी बात नहीं, बट एज ए ईरान मैं कहूँ कंट्री, दे आर फाइटिंग वेरी स्ट्रांगली। देखिए, ईरान को कोई मुस्लिम कंट्री भी सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ, राइट, ईरान इसमें अकेले खड़ा है एंड इट हैज़ नथिंग टू लूज। आपने उनका आयतोल्ला खमीनी को आपने मार दिया, राइट? अब वो उनके लिए इट्स अ ह्यूज थिंग, एंड इनके लिए, ईरान के लिए ये जो वॉर है ना, इट इज़ नॉट कि हमें बस ये वॉर जीतना है टू सेव आवर कंट्री। नहीं, इनके लिए ये वॉर है, इट्स लाइक एंड ऑफ टाइम। अब तो आइडेंटिटी क्राइसिस है। हाँ, इट इज़ अगेंस्ट अ बिगर एनिमी। इट इज़ नॉट जस्ट अगेंस्ट अमेरिका और it is against a bigger enemy, against the shaitan, maybe you can say it like that, right? कि it has deeper nuances to it. So is Iran के लिए this is a huge war, and they are not, even though they won't win, सबका सब कुछ खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, they still don't care. दे आर लाइक उनको ऑल पूरी इन, दुनिया को अब इस चीज़ का मतलब बट वो revenge लेना है। बट वो मेक श्योर करेंगे कि जिन पास खोने के लिए वो बहुत कुछ खो दें। यस, दे वांट कि इसको जितना खींच सको खींचो, खींच के महंगा वॉर कर दो, ठीक है? तो महंगा वॉर जैसे ही हो जाएगा, यू गोइंग टू पे फॉर इट, राइट? अब ऐसा अभी हम एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, राइट? तो ईरान हैज़ नथिंग टू लूज, इट्स जस्ट गोइंग टू लाइक स्ट्रेच द वॉर एज मच एज इट कैन, ठीक है? और वो स्ट्रेच करते जाएगा, वो खुद बर्बाद होएगा, पर वो लोगों की जेब को लेके बर्बाद होगा, राइट? यू आर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, एक हिस्ट्री और जियो पॉलिटिक्स में क्या कोरिलेशन है? हाउ हिस्ट्री हेल्प्स टू फॉर्म द करंट जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस? जैसा अभी जो हो रहा है, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री, एक पीछे कहानी है, जो भी पहले की बातें हुई हैं, जो भी इसराइल में हुआ है, ईरान में हुआ है, चीज़ें हुई हैं, तो हिस्ट्री का कितना डोमिनेंस रहता है? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू आस्क वन थिंग, अभी की जो हिस्ट्री है अगले मैं कहूँगा लास्ट 40-50 साल की, दैट इज़ वेल रिकॉर्डेड इन द माई सेंस। और देखो, नैरेटिव पूछना एक अलग बात है, वी गॉट द टेक्नोलॉजी, अब क्या क्या हो रहा है, वी कैन हैव द डाटा ऑफ एवरीथिंग,
पर आज से जो 100-150-200 साल पहले चीज़ें हुई हैं, जब कैमरा नहीं था, बट जब ओनली मेथड टू रिकॉर्ड द हिस्ट्री वाज पेन पेपर एंड सम गाइज जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, लिख रहे हैं, चाहे कोई न्यूट्रल होकर लिख रहा है, चाहे कोई एक साइड के लेके लिख रहा है। बट अब तो उसके चक्कर में आज तक लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, फॉर जियो पॉलिटिकली कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकली कोई देश स्ट्रगल कर रहा है पुरानी हिस्ट्री की वजह से। सो आपको लगता है कि अभी जो हिस्ट्री है, सॉरी, जो अभी हम लोग जिस टाइम जोन में हैं, ये हिस्ट्री भी मैनिपुलेट हो पाएगी? मतलब जो अभी तो हमारे पास इतना वेल रिकॉर्डेड डाटा है, पर ये हिस्ट्री भी कैन बी मैनिपुलेट। आज 100 साल बाद जब हम लोग बात करेंगे, जब हमारे बच्चे बात करेंगे कि 100 साल पहले इसराइल का ऐसा वॉर हुआ था, अमेरिका का ऐसा एप्सनी फाइल हुआ था, और वो किस लेवल तक उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है? देखिए, हिस्ट्री ना जिंदा रहती कैसे है, आई टेल यू। हिस्ट्री ऑफ कोर्स, एक तो आपने हिस्टोरियंस हैं जो लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं चीज़ें, रिकॉर्ड कीपिंग, बट सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग से नहीं होता है। पहले भी हमने देखा था राजाएं मैनिपुलेट करते हैं उस चीज़ को। देयर इज ऑल्सो, एज आई ऑलवेज से, साहित्य समाज का दर्पण है। यू रीड द लिटरेचर, यू रेफर टू द मूवीज, यू रेफर टू द आर्टिस्टिक वर्क ऑफ द टाइम, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि कैसे चीज़ें बदल रही हैं। तो हिस्ट्री एक तो मेमोरी में स्टोर होती है, लोगों की पॉपुलर मेमोरी में, कि मुझे ये टाइम पीरियड ऐसे याद है, या मेरे पूर्वजों को ऐसे याद है। ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू ये पास होता है कि हमारे टाइम पे ऐसे था, देन इट्स गोना पास पास पास, राइट? अब जैसे पार्टीशन हुआ, हाउ विल पीपल रिमेंबर इट? पीपल हु हैव गॉन थ्रू पार्टीशन विल शेयर सर्टेन स्टोरीज, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस, राइट? तो उस टाइम के हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, बिकॉज देर हैव बीन मेमोरीज ऑफ द पास्ट दैट पीपल व्यूड पास्ट। और मेमोरीज, जो आपको पता है, हमारा दिमाग सिलेक्टिव चीज़ों को याद रखता है। जो अच्छा है तो बहुत अच्छा याद रखेगा, बुरा है तो बुरा याद रखेगा, सिलेक्टिव चीज़ें, तो हमारा मेमोरी इज़ नॉट दैट गुड, गुड, राइट? तो मेमोरी के बेसिस पे जो चीज़ें याद रखी जाती हैं, दैट विल बी ऑलवेज टेंटेड अ सर्टेन वे, ठीक है? एंड समटाइम्स देयर इज अ कलेक्टिव मेमोरी that people have, that also helps in the nation building. Got it. तो as you mentioned कि आगे जाके फ्यूचर में हमें कैसे देखा जाएगा, I personally feel like that is very interesting to see. अगर अभी हम देखें तो हिस्ट्री बन रही है, आगे जाके शायद लोग people maybe will laugh at us, I don't know, हो सकता है, right? Lot of people will probably understand कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। Got it. So I want to ask one thing कि what do you think कि ईरान इसको कब तक by resources, by agenda, by motivation, बिकॉज मोटिवेशन एजेंडा तो एक चीज़ है, बट यू हैव टू बी हैव रिसोर्सेज टू फाइट कंट्रीज लाइक यूएसए, इसराइल और बाकी मुस्लिम कंट्रीज में भी ईरान इज अटैकिंग। तो हाउ ईरान गोना मैनेज इट अकॉर्डिंग टू यू? सी, अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें समझना होगा कि ईरान एंड यूएस दोनों अलग अलग टेंजेंट पे काम कर रहे हैं। ओके, ईरान इज़ फोकसिंग ऑन अ मोर कॉस्ट इफेक्टिव वॉर, ठीक है? इन लोगों के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत सारे हैं, ठीक है? एंड ये सस्ते सस्ते मिसाइल्स डाल रहे हैं, और सस्ते सस्ते मिसाइल से यूएस का महंगा महंगा नुकसान हो रहा है, राइट? तो ये महंगा किसके लिए पड़ेगा? यूएस के लिए पड़ेगा महंगा, ठीक है? क्योंकि इनके सस्ते मिसाइल्स इनके महंगे रिसोर्सेज को खराब कर रहे हैं, राइट, खराब हो जा रहा है उससे। बट कितना टाइम चलेगा अब आई कांट टेल, बट ये खींच सकता है। ओके, ये खींचने का तो पूरा कोशिश होगा, बिकॉज दे हैव डिसेंट्रलाइज्ड। इनके जो सेल्स हैं ये हर जगह एक्टिव हो गए हैं, ठीक है? तो ये लोग इसको खींचेंगे तो फॉर श्योर, ठीक है? इसको अब ये लोग कहीं ना कहीं हर जगह बम गिराने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई टू ट्रॉमेटाइज एंड टेरराइज, दे विल ट्राई टू टेरराइज द मिडल ईस्ट, दे विल ट्राई टू टेरराइज दुबई, दुबई को तो उन्होंने मतलब माहौल ही खराब कर दिया। टेरराइज क्यों करेंगे? ताकि ये जो कंट्रीज हैं आगे जाके बोलें, या यूएस को बोले कि प्लीज़ आप ये मत करिए, आप मत करिए, आप वॉर छोड़ दो, ये कर दो, हार मान लो, या कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा, बिकॉज दैट इज लाइक द हार्ट ऑफ इनकम ऑल्सो ना। तो कहीं ना कहीं उससे प्रेशर आएगा। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आपने ब्लॉक कर दिया, राइट? इसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, राइट? कहीं ना कहीं चाइना एंड रशिया का ये एक प्रॉक्सी वॉर टाइप देखने को मिलता है। तो रिसोर्सेज बैकहैंड से भी आ रहे हैं, ठीक है? बैकहैंड से कोई ना कोई सपोर्ट है, इंटेलिजेंस का सपोर्ट हो सकता है। रशिया ने सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड किए ईरान को, तो वो जो सपोर्ट है उसकी वजह से भी थोड़ा वॉर खींचेगा, ठीक है? और वॉर ऐसे भी खींचेगा। बाकी तो अब कल को न्यूक्लियर वॉर उन पर बॉम्ब डाल दे तो बात अलग है, वो भी यूएस नहीं डालेगा, इजराइल। बट मुझे समझ आ रहा, ऑफ कोर्स ये तो लॉजिकल रीजन है कि बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज में अमेरिका के जो रिसोर्सेज है, ईरान इज अटैकिंग ऑन इट, बट वो डायरेक्ट इसराइल से क्यों नहीं लड़ रहा है? मतलब थोड़े बहुत अटैक करा, बट उसने बहुत स्ट्रेटेजिकली क्या करा कि अमेरिका को चोट पहुंचाने, अमेरिका वाज थिंकिंग कि हम इसराइल को सपोर्ट करेंगे, इसराइल ईरान आपस में लड़ेंगे, ठीक है? बट ये जो नया मूव लेकर आया है ईरान कि मैं क्या करूँगा, ठीक है, इसराइल से लड़ूंगा, बट मैं अमेरिका को भी मैं अमेरिका को भी कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? तो उसने ये अरब कंट्रीज पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। आई वुड लाइक टू करेक्ट यू देयर।
अमेरिका तो इसराइल की वजह से ही वॉर में कूदा हाँ right? And of course, personal agendas, हाँ right? But other than that, I feel like दोनों जगह अटैक हो रहा है. इसराइल में भी अटैक हो रहा है, हो रहा है। right? उनके भी डिफेंस सिस्टम्स पे अटैक हो रहा है. यूएस, अब यूएस का तो वहाँ पे बहुत सारे बेसिस है ना, उधर बेसिस है, उधर उन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, तो वहाँ पे आप अटैक जितना जितना दूर तक आप बम फेंक सकते हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स फेंक सकते हो, फेंकोगे आप. या दैट इज व्हाट ईरान इज डूइंग. बौखला गया है वो, इट्स थ्रोइंग बम एवरीवेयर. जितनी दूर जाएगा हम उतनी दूर फेंकेंगे टाइप. गॉट इट। सो इंडिया में अभी रिसेंटली जो आया था ना कि वॉर की वजह से एलपीजी क्राइसिस वगैरह आ रहा है, बट फॉर इंडिया आई विल से कि इंडिया ने बहुत स्ट्रेटेजिकली मैनेज कर रखा है। लाइक ईरान अभी, अब आई एम नॉट श्योर कि फैक्चुअली करेक्ट है कि नहीं, पर ईरान ने शायद इंडिया के शिप्स को अलाउ किया स्पेसिफिकली, है ना, और इसराइल से भी मेंटेन कर रखा है। तो इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को इतना अच्छे से कैसे मैनेज कर पा रहा है अकॉर्डिंग टू यू? कि इंडिया का ऑफकोर्स एक तो प्ले होता है गवर्नमेंट का, कि जो करंट गवर्नमेंट है वो कैसे चीज़ों को हैंडल कर रही है। एक एज अ होल नेशन, एक नेशन के लिए दूसरे नेशन का एक नैरेटिव होता है, कि जैसे इसराइल के लिए इंडिया के लिए एक नैरेटिव होगा कि इंडिया हमारे लिए ऐसे करता है, या ईरान के लिए इंडिया के लिए एक नैरेटिव होगा कि ईरान इंडिया के लिए कैसे करता है। सो हाउ इज़ इंडिया मैनेजिंग इट? कि इस वॉर में भी इंडिया अभी तक तो लॉस सिचुएशन में, ऑफकोर्स वो तो पूरे वर्ल्ड को फर्क पड़ता ही है, बट ऑन द बिगर लेवल अभी तक इंडिया बहुत बैलेंस्ड है। ये बैलेंस इंडिया कब तक बना पाएगा? किस पॉइंट पे लगेगा कि बैलेंस खराब हो सकता है? एक्चुअली धक्का तो हमें भी लग रहा है, लग रहा है। लग रहा है. और ये जो आपने बोला शिप्स अलाउ हो गए, अलाउ तो सारे शिप्स नहीं हुए ना, काफ़ी दिक्कत आ रही है वहाँ पे, अभी भी दिक्कत है. इनफैक्ट सिर्फ आप 2 शिप्स को अलाउ कर दो, वो भी ईरान अलाउ थोड़ी कर रहा है. वो तो उन्होंने, हमने अलग से रास्ता ढूंढ लिया तो हम वहाँ से चले गए. दैट इज़ नॉट द सेम एज ईरान अलाउइंग इट. ठीक है, तो इंडिया का जो यहाँ पे भी पॉलिसी है, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज आवर पॉलिसी. आई वांट टू आस्क कि लाइक एट व्हाट एक्सटेंट इंडिया कैन मेंटेन द न्यूट्रलिटी? न्यूट्रल नहीं है हम लोग. नहीं है वो तो ऑफकोर्स सबको पता है कि तो इंडिया से ज़्यादा बेटर इफ वी कंसिडर ईरान इसराइल, इसराइल से ज़्यादा अच्छा है। बट ओपनली इंडिया लाइक कब तक? अभी तो ऑफकोर्स इंडिया तो सबके लिए ट्वीट्स, मोदी जी सबके लिए ट्वीट्स कर रहे हैं कि आई एम कंडेमिंग दिस, आई एम कंडेमिंग दिस, जो हो रहे हैं वॉर्स या जहीं भी कहीं बम गिर रहा है। इंडिया को ऑफकोर्स पता है इंडिया इज़ प्रो इसराइल फॉर नाउ, गवर्नमेंट जो है, बट फिर भी एक न्यूट्रलिटी इंडिया को कंसिडर कर रहे हैं इस मामले में। कब तक आपको लगता है कि इंडिया किस एक्सटेंट पर आके इंडिया को भी फिर खुल के मतलब एक जगह को सपोर्ट करना पड़ेगा, एक एंड को? आई डोंट थिंक वैसा सिनेरियो होना चाहिए. बट अगर इकोनॉमिक प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि कहीं इकोनॉमिक डिप्रेशन बहुत बड़ा आ गया, रिसेशन हो गया, तो कहीं ना कहीं वी शुड सपोर्ट, लाइक, बट वी आर एंटी वॉर. वी आर एंटी वॉर. वी आर एंटी वॉर. तो इसराइल को सपोर्ट करना इज़ वन थिंग, बट पब्लिकली नॉट डूइंग दैट इज़ ऑल्सो अनदर थिंग. वी हैव टू बी स्ट्रेटेजिक अबाउट इट, राइट? तो वो तो हम अपने गवर्नमेंट पे छोड़ सकते हैं, दैट इट्स देयर जॉब. But understanding the deeper nuances of this is very important. Got it. So you said ना रशिया सपोर्ट कर रहा है. अब एक तो ये तो हमेशा एक क्लासिक चीज़ है, जहाँ पे अमेरिका उसके अपोजिट में ही रशिया है. डू यू थिंक कि अगर रशिया ईरान को सपोर्ट करे ओपनली, लाइक ओपनली से मेरा मतलब जैसे इसराइल को बैक कर रहा है अमेरिका, है ना, उस तरह से अगर रशिया ईरान को करे तो ईरान कैन विन दिस सिचुएशन या वॉर अगर स्ट्रेटेजिकली? पर मैंने पढ़ा था कि रशिया के प्रेसिडेंट ने कहा था कि ईरान मांग नहीं रहा उतना सपोर्ट जिस तरह से हम चाहते हैं, हम वी आर इंटरेस्टेड टू हेल्पिंग देम ऑन द बिगर लेवल. बट अगर मान लो कल को एक दोनों का हुआ कि नहीं यार ठीक है, कम विद अस, सो डू यू थिंक कि रशिया की इन्वॉल्वमेंट्स, ऑफकोर्स रशिया 2 फ्रंट वॉर तो नहीं लड़ता है, यूक्रेन से भी लड़ रहा है और वो फिर इसमें भी इन्वॉल्व होता है, बट अगर इन्वॉल्व हुआ तब क्या डायनामिक्स हो सकते हैं? See, पहली बात तो आई एम नॉट एन एनालिस्ट, सो आई कैन नॉट रियली कमेंट ऑन दैट. बट ये तो वर्ल्ड वॉर सिनेरियो हो जाएगा ना, अगर देन इट्स डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट. अभी भी इट्स अ प्रॉक्सी वॉर, अभी भी इट्स अ प्रॉक्सी वॉर. इनफैक्ट चाइना के शिप्स अलाउड हैं. ओह, चाइना तो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, और वर्ल्ड वॉर शुरू मुझे लगता है कि इसलिए नहीं हो सकता है बिकॉज लॉस होगा चाइना का, बहुत बड़ा लॉस होगा. चाइना क्या गेम खेला अकॉर्डिंग टू यू? जो इस सिचुएशन चली इसमें चाइना क्या गेम खेल रहा है? सामने भी नहीं आ रहा है पर गेम भी खेल रहा है कैसे? चाइना का यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, बट चाइना के लिए एक्सपोर्ट्स खुले हुए हैं. ओके, चाइना के लिए जा रहा है. ओके, तो चाइना का तो फिर सिस्टम सही चल रहा है ना. मतलब बेसिकली चाइना इज आल्सो सपोर्टिंग ईरान फ्रॉम द बैक एंड. फ्रॉम द बैक एंड, यस. फ्रॉम द बैक एंड चाइना इज सपोर्टिंग ईरान, फ्रॉम द बैक एंड रशिया इज सपोर्टिंग ईरान. ठीक है, सैटेलाइट्स इमेज प्रोवाइड करना हुआ, कुछ भी दे आर हेल्पिंग, क्योंकि इतनी अच्छी इंटेलिजेंस है नहीं ईरान की, तो फिर ईरान ऐसे कर कैसे पा रहा है? वही, हाँ, दैट्स द थिंग, जो स्पेसिफिक टारगेट्स को हिट कर पा रहा है बहुत अच्छे से. हाँ, जैसे अभी उनका जो मिसाइल रिसेप्टर्स हैं अमेरिका के, ये थार्ड एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, उस पर अटैक जो हुआ, ठीक है, वो
कैसे सक्सेसफुल हुआ, इतना प्रिसीजन से अटैक कैसे हो पाया? ऑफ कोर्स सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइडेड। गॉट इट। अब यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, देयर इज अ फेमस कोट कि ईरान के टॉप 3 ऑफिशियल्स में एक मोसाद का एजेंट रहता है। मतलब इस इजराइल का इंटेलिजेंस इतना फैला हुआ, और एक रील वायरल हुई इसमें कह रहे हो, आपको भी लोग कह रहे हैं कि शी इज़ द मोसाद एजेंट। अब उसका मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, वो भी बात कर लेंगे। बट इंटेलिजेंस कितना बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज देखो कोई इसराइल के पॉलिटिकल और बाकी चीज़ों से एग्री करे ना करे, बट वी हैव टू एग्री दे गॉट द बेस्ट इंटेलिजेंस, है ना, जो लोगों को प्रूवन है, उन्होंने कई बार इसको चीज़ को प्रूव किया हुआ है। तो अब डू यू थिंक, अब देखो इसराइल का ये कहा जाता है दैट इज़ ए वेरी प्रो नेशनलिस्ट कंट्री। अब जो एजेंट होता है ना कोई भी, या कोई भी इंटेलिजेंस होता है, इट टोटली वर्क्स ऑन द ट्रस्ट। मतलब अगर एक एजेंट को ऐसा इतना क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन पता है, वो अगर अपने देश से धोखा कर दे तो 2 मिनट में वो सारा हो जाता है। बट इतना इंटैक्ट है उनका देश, इतना नेशनलिज्म को लेकर इंटैक्ट है कि आज तक ऐसा केस बहुत कम आए। पर ईरान जैसा देश, यू आर सेइंग कि वो भी इतना, उनका भी इतना अच्छा मोटिव है, तब भी वो इतना डीप लेवल ऑफ पेनिट्रेशन कैसे कर पाया इसराइल उनके इंटेलिजेंस में, उनकी चीज़ों में, कि उन्होंने वहाँ के लीडर को बिल्कुल स्पेसिफिक जगह पे उड़ा दिया। उसके पीछे केस स्टडी मैंने पढ़ी थी कि कैसे उन्होंने करा उस चीज़ को। आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटेलिजेंस कोई देश के लिए कितना मेजर प्लेयर रोल करता है, और ईरान जैसा देश इसके, यूर सिंग ना कि रशिया और चाइना का हेल्प लेना पड़ रहा है, तो हेल्प लेना नहीं पड़ रहा, कर रहे हो। हाँ कर रहे हैं, हाँ लेना पड़ रहा है, कर रहे हैं, सेम थिंग। बट ईरान अपने इंटेलिजेंस को अपने, या क्या उसके अपने देश के लोगों के अंदर वो मोटिवेशन नहीं ला पा रहा है, अपने स्पाइस में मोटिवेशन नहीं ला पा रहा है कि वो भी इतना जिस तरह से इसराइल के लोग कर रहे हैं वो अपने देश में लोगों से नहीं करवा पा रहा है। ऑफकोर्स एक तो टेक्निकल जो लेवल, स्पाई नहीं करवा पा रहा। हाँ मेरा कहने का मतलब ये है, एक तो पार्ट होता है किसी भी इंटेलिजेंस का टेक्नोलॉजी वगैरह, जिसमें मोसाद के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, रशिया के पास बहुत टेक्नोलॉजी है। फिर एक एंगल आता है लॉयल्टी वाला। अब जो कोट है फेमस कि ईरान के टॉप 3 ऑफिशियल्स में एक मोसाद एजेंट रहता है, तो ये पेनिट्रेशन कैसे हो पाता है? मतलब उसमें ये उन लोगों अपने आप को इंटैक्ट क्यों नहीं कर पाते? देखिए, लॉयल्टीज आर नेगोशिएबल, हम्म ठीक है, इन टुडेज डे एंड टाइम ऑल्सो लॉयल्टीज आर नेगोशिएबल। तो कहीं ना कहीं प्लेसेस लाइक इसराइल एंड ईरान, यहाँ पे हम देखने मिलता है कि ईरान के पास इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब उनके पास इतने स्ट्रॉन्ग स्पाइस नहीं है जितना मोसाद के पास है। एंड इसराइल इन पर्टिकुलर ऑल्सो इज़ वेरी गुड एट दैट। तो वो पेनिट्रेट करना उनके लिए आसान है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कनेक्शंस। अब वो आप यू कैन ऑल्सो कॉल इट द लॉयल्टी टू देयर ओन नेशन, ठीक है। दे हैव बीन troubled बहुत सारा, it's a safe space for people who have been Jews who have been tortured and troubled throughout history, right? तो उनका एक कम्युनिटी है, that community they support each other, ठीक है। तो स्पाइस का कहीं भी घुसना is easy, they get in there, ठीक है। अब जैसे एप्स्टीन है, I personally believe that Epstein was probably a Mossad agent, ओके, ठीक है। ही वॉज एन एजेंट एंड ही वॉज ट्राइंग टू हनी ट्रैप द बिग पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है। उनको हनी ट्रैप करेगा, ही इज गोना ड्रॉप बिग नेम्स, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी नेम उसने ड्रॉपिंग किया है, नेम ड्रॉपिंग किया है। क्यों किया है नेम ड्रॉपिंग? ही वांट्स टू शो दैट आई एम दिस बिग गाय हु हैज लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट? आई कैन गेट यू things that you cannot get anywhere else in the world. I can take you to my island, you can get all those things that are forbidden. Then why is he documenting it? If he was just a creep, right? तो Why the hell is he documenting it? कुछ तो मोटिवेशन पीछे से है। मोटिवेशन है, और ये मोटिवेशन की वजह से ही शायद आज ये वॉर हो रहा है। गॉट बिकॉज इसराइल के पास वो एक लॉबिंग का भी ऑब्वियसली हिस्सा है, प्लस इसराइल की यूएस की पॉलिटिक्स इसराइल काफ़ी ज़्यादा मैनेज करता है। कैसे करता है? लॉबिंग से, लॉबिंग से बहुत यहाँ पे मैं आई वांट टू गिव डाइपर इनटू दिस कि जो ज्यूज़ हैं, इसराइल हैं, ये ना बहुत ही फैसिनेटिंग से लगते हैं दूर से। ये लोग करते क्या हैं? मतलब इतने कम लोग हैं पर इतना कुछ मैनिपुलेशन, यूएसए तक को दे आर एबल टू मैनिपुलेट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। और वो एक वो बहुत जो मीम्स चलते हैं ना इंस्टाग्राम पे कि दे आर प्रेइंग द शैतान, उससे एनर्जी आती है, हाँ वो वाला जो चलता है बहुत ज़्यादा कि यार एक गाना है ना इस पर, वो सब वो एक वॉल पे जाके, हाँ वो वाला वॉल पे करते हैं। व्हाट डू थिंक इसमें कितनी रियलिटी है? फैंटेसी है कि इसमें कुछ रियलिटी भी है कि वो कि उनको किस तरह से दे आर एबल टू डू दिस, और इतने कम रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है बट इतने कम लोग हैं फिर भी इतना ज़्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस। कम्युनिटी का आइडिया है, आप एक दूसरे से बहुत लॉयल हैं, ठीक है। ये शेयर्ड कम्युनिटी इसलिए बनी है क्योंकि हिस्टोरिकली उन पे बहुत टॉर्चर किया गया, दे वर सेपरेटेड, एलियनेटेड। तो आप एज अ पीपल इफ़ यू आर एलियनेटेड,
आप अपने आपस में ही काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। हम्म अब इसको समझने का अलग अलग तरीका है। कुछ लोग जो अलग अलग रिलीजन से हैं वो इसको बोलेंगे कि शायद दे वर्शिप शैतान, दे आर एंटी क्राइस्ट, दे आर दिस एंड दैट एंड दे गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। बट देन एक साइड ऑफ द स्टोरी यू कैन नॉट रियली रेफर टू, राइट? दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी है कि वी हैव बीन टॉर्चर्ड, राइट? हमें लोगों ने मारा है, पीपल हैव कंडेम्ड अस, राइट? और उसके अलावा Mass हमें murders. हाँ, राइट, जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी फैमिलीज जो थी पहले जो आई थी, जैसे रॉथस्चाइल्ड फैमिली ऑल्सो इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल्स। तो ये जो फैमिलीज हैं, इन फैमिलीज का प्रेवलेंस ही इसीलिए था बिकॉज स्टार्टिंग में दे वर जस्ट एक्सक्लूडेड, तो उनके पास ऑप्शन नहीं था, तो दे हैड टू डू दीज बिजनेसेस जहाँ पे वो लोग लोगों से पैसे लेंगे, right? Banking families आएंगी, they'll involve themselves in all of these different jobs and trades, and इसीलिए कहीं ना कहीं लोग उनको पसंद भी नहीं करते थे बिकॉज वो आपसे आगे इंटरेस्ट मांगने के लिए। Got it. तो जो सूद है, राइट, उसका भी कहीं ना कहीं प्रेवलेंस जूस की वजह से आया है, Got it. राइट? उनको चाहिए था कि आप हमें इंटरेस्ट दो। There is a big theory on Rothschild family और आपका रील काफ़ी अच्छा उसमें चला भी था. At one point of time they used to control the banking systems, they used to control the wars कि दोनों sides को fund करना, है ना? So let's give deep dive into this कि Rothschild family का influence अब कितना relevant है और उन्होंने इतना बड़ा relevant कैसे प्रिपेयर किया? ऑफकोर्स मनी पावर तो होता ही है, पर बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, बट पॉलिटिकली सोशली कैसे चीज़ों को दे यूज टू कंट्रोल? सी अगेन यहाँ पे नेटवर्किंग का बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है? जूस particularly, अब I'm not going to make a very generalized statement, but Jews have been historically very good at networking. ओके, We have seen this कि even Epstein networking कर रहा है वो हर हाँ जगह, मतलब name dropping करके आप networking कर रहे to हो get हर a president जगह। on your island to chill, Right, it's like right. next level networking. हाँ, तो ये जो networking है ना, they are very good at this. ओके, तो ये networking हमें देखने को मिलता है कि Rothschild also uses this networking, ठीक है? ये networking से उनका prevalence बढ़ता है, ठीक है? आप networking से लोगों को आप लोन भी दे सकते हैं कि अरे आई नो यू, आई एम गोइंग टू गिव यू द लोन, आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। गॉट इट. तो उसके अलावा ये जो बैंकिंग सिस्टम्स है, ऑल ऑफ दीस थिंग्स, ये और जो पहले डार्क भी थे। थ्योरीज आई वांट टू गेट टू, जो उस फैमिली के अराउंड डार्क थ्योरीज चलती हैं कि उन्होंने ऐसा करा, इससे ये हुआ, इससे हुआ. हाँ, आई एम कमिंग टू दैट। तो ऑफ कोर्स आइडिया ऐसा है कि ये लोग ज़ायनिस्ट ग्लोबलिस्ट्स हैं, राइट? दिस आइडिया दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ जू एंड अ ज़ायनिस्ट, राइट? एंड देयर इज दिस आइडिया कि ये लोग मारेंगे लोगों को, बच्चे खाएंगे, शैतान को वर्शिप करेंगे, एंड एक मूवी भी निकली थी, राइट? अबाउट फैमिली ना, मैंने उसके सीन्स वायरल होते हैं. हाँ। तो उस मूवी पे भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी कंट्रोवर्सी है बिकॉज पीपल से कि यहाँ पे जो शैतान का वर्शिप चल रहा है ना, जूस ऐसे ही करते हैं, शैतान वर्शिप करते हैं, राइट? तो अब ये सच है या झूठ है, ये बात तो अब देखने को है, बट एक चीज़ सिंपल है कि नेटवर्किंग से इनका प्रेवलेंस बढ़ता है बहुत ज़्यादा, Jews are really good at networking, तभी they got this leverage in everything. राइट? God. दे वेरी गुड एट नेटवर्किंग फॉर श्योर। एंड जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली की आप बात कर रहे थे, रॉथस्चाइल्ड फैमिली का ऐसा ना, इट्स नॉट द ओनली फैमिली इन हिस्ट्री, ठीक है? फैमिलीज ऐसे बहुत सारे थे। अगर आप अर्ली मॉडर्न यूरोप पढ़ेंगे ना, तो ये फैमिलीज का प्रेवलेंस पहले से भी था, ठीक है? एक फैमिली हेड होगा, द लॉर्ड, द फैमिली हेड, ठीक है? द फैमिली हेड, एंड देन देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ पीपल हु आर इन द फैमिली, Got it. ठीक है? एंड देयर वर मल्टीपल फैमिलीज एंड पावर वाज जस्ट सो डिवाइडेड अमंग सो मेनी फैमिलीज। अब ये सारे के सारे फैमिली एक दूसरे के साथ कंपटीशन में थे कि हम बेहतर तो हम बेहतर, ठीक है? अब वो कंपटीशन को आप हटाओगे कैसे? कंपटीशन में आप मोनोपोलाइज कैसे करोगे? मोनोपोलाइज करने के लिए आप शादियां करोगे, हाँ, राइट? आप जाओगे, यू गोना मैरी अनदर पर्सन, सो वो भी, उसमें भी एक कहीं ना कहीं रूल था कि शायद they need to marry in their families, cousins में. हाँ, नहीं, वो अपना, ओके, दैट इज अनदर थिंग ऑल टुगेदर। वो जो आप अंदर कजन मैरिजेस कर रहे हैं, वो कजन मैरिजेस का भी रीजन अलग है। कजन मैरिजेस का रीजन है कि आपको वेल्थ को कंसोलिडेट करना हाँ, है, वो they don't want कि किसी को जमाई को देना पड़े. राइट? आपको किसी और बाहर को देना पड़े, वेल्थ को कंसोलिडेशन करना है, बिकॉज women were seen as cattle, right? I am a woman also, so I'm also a woman, so I also understand this कि there was a reciprocal exchange of daughters, Got it. ठीक है? आपकी बेटी मैं ले लेता हूँ, मेरी बेटी आप ले लो, लाइक दैट। तो ये जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ डॉटर्स था, उसके साथ लड़कियां लाती थी वेल्थ, ठीक है? एक तो आप कितने बच्चे पैदा कर सकते हो, दैट वाज इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट था कि आप कितना वेल्थ ला रहे हो, Got it. ठीक है? कितना, और वेल्थ में भी क्या है, लैंड कितना फर्टाइल है, कितना उसका कॉस्ट है। तो अब ये जो आइडिया है, लेट्स से आई एम अ यंग वुमन हु कैन गिव अ लॉट ऑफ children, I can birth a lot of children, but I'm not bringing dowry. And then there's another woman who's bringing a lot of dowry, but she cannot give birth to a lot of children. Which woman is going to be preferred?
according to you? Just make a guess, random guess. फॉर पीपल डाउरी इज़ अ बिग थिंग, बट उनको बच्चे ज़्यादा अच्छे रहेंगे कि ना, बच्चे ज़्यादा कर सके तो हम लोगों का वंश और आगे बढ़ सके. Right. So a woman, even though she's bringing less dowry, she is going to be preferred because they want to make more and more babies. So what we see here is कि families को अपने आप को बढ़ाने के लिए tools चाहिए था. Tools was also making babies, by the way. And then making and securing a future. They were playing a bigger game. Okay. Securing a future for their babies. Okay. तो अब जैसे Fugger's family है, right? Who are in Germany. तो ये सारी जो families है वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कुछ लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं. Okay. ठीक है, ये families आज भी एग्जिस्ट, दे हैव मेड श्योर कि उनका एक बड़ा गेम बन जाए. और रॉथस्चाइल्ड फैमिली भी वैसी ही है. उनका प्लान था कि ऑन अ लॉन्गर टर्म वी हैव टू प्ले अ गेम. ठीक है, वी हैव टू मेक टूल्स एंड रिसोर्सेज एंड कनेक्शंस फॉर आवर फैमिली सो दैट आवर फैमिली कैन ग्रो एंड स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. एंड वर्ल्ड में हर चीज़ हम शायद कंट्रोल कर पाए. ठीक है. गॉट इट. द फैमिली थिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एक तो चलो जब हम रील्स में देखते हैं 30 सेकंड का देख के ऐसा लगता है कि यार कुछ तो क्रेजी लोग हैं, बट जब वी गो डीप डाइव इनटू थिंग्स दे आर वेरी स्ट्रेटेजिक कि कैसे उनको अपना फैमिली बढ़ाना है, इन्फ्लुएंस हमेशा मेंटेन रखना है. आई गेस अभी भी रॉथस्चाइल्ड फैमिली का काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस है अभी भी. ऑफकोर्स अब पहले तो बहुत ज़्यादा था, बट अब तो ऑफकोर्स और भी प्लेयर्स आ गए, बट स्टिल दे गॉट द रिलेवेंस ऑन एवरीथिंग जो होता है दुनिया में. प्लेयर्स हमेशा होते हैं. I'll tell you something about these families also. ये जो families हैं ये काफ़ी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं because they have the power to do so. उस समय तो बहुत था, right? And उससे पहले भी I would say कि families like the Fuggers and उनका भी काम कैसे उन्होंने रेफॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस किया. I'll tell you how they influenced रेफॉर्मेशन. रेफॉर्मेशन में आप चर्च को अगर आप लोन दे रहे हो, चर्च को लोन देना, हाँ, चर्च को आप लोन दे रहे हो, अब चर्च को लोन वापस करना है, चर्च लोन वापस कैसे करेगा? कैसे करेगा? चर्च का माता तो नहीं है. तो चर्च अब लोगों से इंडल्जेंसेस का सेल लेगा. मतलब Okay, I'm going to repeat that. Indulgences. okay. Again. What was I saying? चर्च. Right. Okay. ठीक है. बेसिकली ये फैमिलीज़ का है कि आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, राइट? कहीं ना कहीं रेफॉर्मेशन में भी इनका हाथ था, बिकॉज आप चर्च को लोन दे रहे हो. ओके. ठीक है, व्हेन यू गिविंग लोन टू द चर्च, अब चर्च उसको वापस कैसे करेगा? पैसे तो आप इसमें रखते हो कि उतना पैसा भी ले ही ना, तो फिर दे कैसे देंगे? राइट. तो चर्च आपको वापस पैसा तब करेगा जब वो लोगों से पैसे ले सके. ओके. तो अब चर्च बोलेगा कि हम आपके पाप को धोएंगे, हम आपके पाप को माफ़ करेंगे. वी गोइंग टू गिव सेल ऑफ इंडल्जेंसेस. ओह. तो ये जो इंडल्जेंसेस चर्च ऑफर कर रहा है, तो मतलब आप आओ, आपने कोई पाप किया है, आप आओ, मुझे पैसे दो, आपका मुक्त, आप मुक्त, आप वॉशिंग मशीन से निकल गए हैं, आप साफ हो गए हैं. ओके. ठीक है, आपका क्लियर, कोई गलती नहीं की आप. आपने पैसे दे दिए, अब आपको हमने हाँ, तो ये चर्च करप्ट हो रहा है. अब चर्च को भी करप्ट कर रहे थे अब लोग. चर्च करप्ट हो गया, और उन लोगों की कहीं ना कहीं नुआंस है ना, उन लोगों ने कहीं ना कहीं करप्ट होने पे मजबूर कर दिया चर्च को. तो अब चर्च जहाँ तक करप्ट हो गया, तो चर्च अब करप्ट हो गया, तो फिर पीपल लाइक मार्टिन लूथर केम अप, राइट, कि अब आप इसको हटाइए, चर्च सिस्टम को, नहीं, अब करप्शन हटाइए, अब वी शुड नॉट बी लाइक डूइंग दिस. ठीक है, और इसलिए फिर छोटे छोटे चर्चेस बन गए, छोटे छोटे, अपना हर घर ही अपना चर्च बन गया. एंड दैट वाज वेरी बैड फॉर वुमेन. As a woman, I would say that Reformation did not really happen for women. Okay, because Joan Kelly has to say that again, reforms like Reformation and Renaissance also, periods like Reformation and Renaissance, Joan Kelly says that ये women के लिए था ही नहीं. Okay. women के लिए होता नहीं था. इनफैक्ट Reformation से तो women के लिए और दिक्कतें आ गई. How? दिक्कतें आ गई बिकॉज अब देखिए, पहले क्या होता था, एक चर्च होता था. ओके. ठीक है, वो चर्च में आपका जो भी प्रीस्ट है, दैट इज द हेड, ही इज गोना टेल यू हाउ टू इंटरप्रेट द बाइबल. ओके. ठीक है, अब क्या है, आपके घर में एक चर्च बन गया है. ओके. नाउ यूर प्रोटेस्टेंट, आपका पति चर्च है. मेल हेड फैमिली का. हाँ, आपका पति चर्च है, आप बीवी हैं, व्हाटएवर. इफ यूर अ वुमन, you're supposed to listen to your husband. You're supposed to listen to the Lord. So this idea of the Lord, right? So now the guy who is the male head of the family will tell you how to interpret the Bible. Okay. He's going to make the rules. So And if you disobey him, he's going to punish you. कि you are against the religion, but वो शायद अपने पर्सनल इंटरेस्ट साथ He's going to मैनिपुलेट भी punish कर the servants. He's going to punish the children. He's going to punish the wife. और इसमें इशू ये है कि जब डिसेंट्रलाइज हो रहा है रिलीजन, तो लोग अपने पर्सनल नेचर के हिसाब से भी थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं. एंड प्रोटेस्टेंटिज्म, जैसे एज आई सेड कि ये फैमिलीज की वजह से कहीं ना कहीं चर्च करप्ट बन गया, इसकी वजह से प्रोटेस्टेंटिज्म आ गया. अब आप देखिए फैमिली का कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे. टेक्निकली ये सारी चीजें तो नहीं की वजह से हो रही है ना. ज्यूज ने किस तरह से ना, ये जू नहीं थे. फ्यूगर्स वर नॉट, फ्यूगर्स, ओके, दे वर जर्मन्स. ओके, जर्मन्स. ठीक है, तो ये फैमिलीज इस लेवल पे खेलते थे. और ये उन लोगों ने जानबूझ के भी नहीं, इट हैपेंड.
ठीक है, अब आपने चर्च को करप्ट कर दिया, ऐसा ऐसा हो गया, और उसके अलावा अब हाउस होल्ड काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट हो गए, राइट? तो विमेन के लिए और दिक्कत आ गई। पहले क्या था कि एक चैस्टिटी आइडिया होता ना शादी का, हाँ चैस्टिटी, वो चैस्टिटी का आइडिया वाज नहीं उतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं था, राइट? बट अब क्या था कि इफ़ यूर अ वुमन यू शुड बी अ बेबी मेकिंग मशीन, यू शुड, योर फोकस शुड बी टू प्रोड्यूस एज मेनी मेल चिल्ड्रन एज पॉसिबल, एंड सेकेंड to be a good mother to them and to be a good wife and to listen to your husband. ठीक है, तो ये chastity का idea आता है and it makes women more controlled. आई That's why they families बहुत सारी चीज़ें influence करती हैं. तो coming back to Rothschild is also connected like this कि उन्होंने भी ऐसी ही काफ़ी चीज़ों को by chance जाने अनजाने में influence कर दिया होगा. But ये सारी चीज़ें influence इसलिए हो रही हैं because loans, of Got course, लोगों को लोन पे बैक करना है, उसके लिए वो करप्ट बने, वो जो भी बने, उसके लिए करना पड़ता है उनको, लड़ाई करेंगे या कुछ भी करेंगे. गॉट इट. अब इसमें ना आई वांट टू ऐड वन ऑफ द ट्रैप टॉपिक. यू सेड ना कि वुमेन्स के लिए इशू था. दुनिया के जितने भी रिलीजन्स हैं वो एक चीज़ पे कॉमन हो जाते हैं, दैट इज़ ऑप्रेसिंग द वुमेन. मतलब चाहे आप इस्लाम में देखो, कुछ हद तक हम अपने धर्म सनातन धर्म की बात कर सकते हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी में देख लेते हैं, चाहे ये लोग आपस में ना बने, पर एक टॉपिक पे सारे एक साथ हो जाते हैं कि टू ओप्रेस द वुमेन. और एज अ वुमेन वुड यू से कि रिलीजन एम्पावर करता है, बट रिलीजन एज एम्पावर करता है, पर जो उसको फॉलो करने वाले लोग हैं वो एम्पावर नहीं होने देते. इसके पीछे क्या लॉजिक है आपके हिसाब से? सी हिंदुइज्म में बिफोर द सोशल इवल अराइव्ड, हिंदुइज्म में तो वुमेन को बहुत ज़्यादा डिग्निटी मिलता है, बहुत बैलेंस था. हाँ बहुत डिग्निटी मिलता है. ठीक है, माताएं हैं, ठीक है, एंड काली माता, दुर्गा माता, तो हिंदुइज्म में तो वी गेट दैट रिस्पेक्ट. ठीक है, बट वो रिस्पेक्ट हमें दूसरे धर्मों में नहीं मिलता है. एंड दैट हैज़ टू डू विद द टाइम दे धर्म आए. ठीक है, सनातन इन इटसेल्फ वाज नॉट अ धर्म इन द स्टार्टिंग, इट वाज अ लाइफस्टाइल, राइट, इट्स अ वे ऑफ लिविंग. राइट. बट फिर उसमें सोशल इवल्स आ गए बाद में. सोशल इवल्स क्या है? पेट्रियार्की. पेट्रियार्की आ गया, तो पेट्रियार्की जब आता है कहीं पे भी, यू रियलाइज दैट दैट्स अ सोशल इवल, राइट? एंड उसके चक्कर में लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड. विमेन के लिए काफ़ी ओप्रेसिव सिस्टम हो गया. ये बाहर से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, राइट? बट बाहर का क्या है, जैसे आप इस्लाम की बात करें या क्रिश्चियनिटी की बात करें, मैंने अभी समझाया कैसे होता है उसमें. तो इस्लाम में जब वो टाइम बन रहा था वो रिलीजन, उस टाइम पे विमेन को दे डिड नॉट गिव पावर बिकॉज दे वांटेड कि मेन ज्वाइन करें हमें. ओके. एंड आई एम गोइंग टू से वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग्स हियर, बट दे वांटेड कि मेन ज्वाइन करें. तो मेन को क्या चाहिए? दे वांट एज मेनी वुमेन एज दे कैन. They want to get away with any woman they can. ठीक है, and why am I saying that they want to get away from any woman they can? Let's say England में जब Protestantism आया, when Henry actually tried to bring Protestantism, क्यों किया उसने? Just because he wanted to divorce his wife. ओके. तो आपको अपनी वाइफ से गेट रिड होना है, तो आपने पूरा धर्म ही बदल दिया अपने पूरे स्टेट का. तो ये अब देखो धर्म का कितना इंपॉर्टेंस है. तो अब इस्लाम आपको वो भी दे रहा है कि आप तो तलाक भी कर सकते हो, अच्छा, शादी भी कर सकते हो, आप शादी भी कर सकते हो, यू कैन हैव एज मेनी वुमेन एज यू वांट. एंड देन आपने कुछ प्रॉब्लम किया है, देन अल्लाह विल फॉरगिव यू आल्सो. So I guess this is not idea of religion, this is idea of people personal aspirations. यू आर नहीं, इट्स द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर. एक रिलीजन को ज्वाइन कैसे करवाएंगे आप लोगों को? Okay. अब नाउ आई डू नॉट वांट टू से दैट प्रॉफिट मोहम्मद वांटेड टू लाइक स्प्रेड प्रोपेगेंडा, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि डेफिनेटली लोगों को कंसोलिडेट करना, टू मेक मोर मेन ज्वाइन, यू हैव टू मेक विमेन जस्ट कैटल. Got it. विमेन को कैटल रखा है, एंड आई थिंक इसमें मेजर इन्वॉल्वमेंट है विमेन बीइंग सीन एज प्रॉपर्टी ऑल्सो. ठीक है, यू कैन नॉट ब्लेम पीपल ऑफ दैट टाइम ऑल्सो. उस समय प्रॉपर्टी ही देखा जाता था, वुमेन अपने आप को प्रॉपर्टी समझती थी. Got तो मॉडर्न डे फेमिनिज्म अगर हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी नॉट राइट. Got it. Like this is something off track also, but what's your idea of feminism? Like you are the example for many girls in like towns, गाँव में. You can be the perfect picture of feminism. कि she's a girl, she's studying in DU, she's making content, she have her own opinions, है ना, she's sticking on the her agendas. So you can seen as a perfect feminist girl. But according to your POV, आपने भी कभी फेस तो किया ही होगा, सब फेस करते हैं एक पॉइंट पे. What's your idea of feminism? See, I think feminism is more about compassion and empathy than anything else.
ठीक है, एज अ वुमन आई हैव सीन लॉट ऑफ वुमेन आर ऑल्सो मिसलेड. उनको लगता है फेमिनिज्म ये है कि आप बस सारे मर्दों को हेट करो एंड यू गो एंड यू बी लाइक तुम गलत हो बिकॉज तुम मर्द हो. आई विल नॉट लिसन टू यू बिकॉज यूर अ मैन, नॉट बिकॉज यूर राइट और दिस रॉन्ग. इज टॉक्सिक फेमिनिज्म आई गेस. ये सूडो फेमिनिस्ट है. उसके अलावा बहुत मर्द हैं जो फेमिनिज्म के अगेंस्ट है बिकॉज दे थिंक कि वो औरतों को खराब कर रहा है, लड़की ज़्यादा औरतों को छोटे कपड़े पहनना सिखा रहा है, अपनी मर्यादा में रहना ना सिखा रहा है. इट्स ट्रीटिंग वुमेन टू बी कैरेक्टरलेस, टीचिंग वुमेन टू बी कैरेक्टरलेस. दैट इज नॉट ट्रू दो. तो बोथ मेन एंड वुमेन हु ट्राई टू पुट फेमिनिज्म इन अ बॉक्स, ओके, सिर्फ इक्वालिटी के बारे में बोल के सिर्फ सिंपलाइज उसको सिंपली दिखाने का कोशिश जो करते हैं, आई थिंक दैट इज रॉन्ग एंड देर मिसलेड एंड देर विक्टिम्स. ठीक है, एक्चुअल में फेमिनिज्म इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर ओन ऑपरेशन. ओके. सो लेट्स से आई सी एज अ वुमन आई अंडरस्टैंड माई ओन ऑपरेशंस. ओके. मेरे साथ जो गलत हुआ है आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई ऑल्सो सी योर ऑपरेशन एज अ मैन. आई सी तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है, तुम what has happened with you that you are this way. I see the problems of the marginalized. I see कि जो लोग को alienate किया गया है, marginalize किया है, जिनके साथ problems हुए हैं, social problems हुए हैं, I see their problems also. I understand their pain. And then being a feminist is like I see your pain and my freedom is equals to your freedom. तो अगर आप free हैं तभी मैं free हूँ. ठीक है, and that is why being a feminist is also about supporting other people's freedom. Got it. ठीक है, अब आप देख रहे हो, अगर आप आप फेमिनिस्ट हो और आप यू डू नॉट सपोर्ट राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, यूर इस्लामोफोबिक, आप यू कैन नॉट बी द सेम, यू कैन नॉट बी बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम. यू कैन नॉट बी लाइक आई एम अ वुमन, आई वांट माय वुमन राइट्स, बट यू कैन नॉट गो एंड से कि आप माइनॉरिटी राइट सपोर्ट नहीं करते हो. Got it. यू डू नॉट सपोर्ट द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, राइट. तो ये गलत है. तो यू थिंक देयर शुड बी बैलेंस कि मतलब अपना अगर आप कोई देख रहा है आपका इश्यूज़ को एंड दे आर कंपेशनेट अबाउट दैट, तो एज अ फेमिनिस्ट ये भी नहीं होना चाहिए कि यू आर द मैन तो यू आर रॉन्ग. ये जो प्रोपेगेंडा कह लो, एजेंडा कह लो, जो सोशल मीडिया बहुत वायरल है कि ऑल मैन आर डॉग्स, यू आर नॉट रेटिंग इन दिस. No, you don't stand definitely not. Definitely not. I think being a feminist, again, as I said, सिर्फ औरतों के बारे में नहीं है ये. It is actually beyond gender. फेमिनिज्म इज बियॉन्ड जेंडर. ऑफ कोर्स औरतें एक पार्ट है इस चीज़ का, मेजर पार्ट है इस चीज़ का, इसीलिए है बिकॉज औरतों के साथ गलत हुआ है. ठीक है, गलत हुआ है एंड वी वांट टू कम बैक दैट. ठीक है, अब पीपल लाइक नोरा फतेही आगे बोलते हैं कि अरे आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, और फिर उनकी कोई वीडियो डाल देता है उनके बिना परमिशन के, उनका लिरिकल वीडियो में उनकी पिक्चर्स डाल दी, ठीक है, उनके बिना परमिशन के, देन शी इज सैड अबाउट. हाँ, जो लिरिक्स बहुत गंदी हैं, शी इज सैड अबाउट इट. बट देखिए, आप खुद बोलती हैं आप फेमिनिस्ट नहीं हैं, राइट, और आपके साथ अब हो रहा है तो आपको बुरा भी लग रहा है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाई वी नीड फेमिनिज्म, राइट. बट देन आई एज अ फेमिनिस्ट वुड आई गो एंड हेट ऑन नोरा फतेही नाउ? नो. As a feminist, I understand that she's a victim. She has been brainwashed. Men who comment certain things about women, R-word comment कर दिया, मेरे को कितना लोग कुछ बोल देते हैं. I've seen your I comments. see them as victims. I will not go ever and I will hate on them actively कि नहीं तुम तो खराब हो, you do not deserve to live. I'm not going to dehumanize them. You feel empathy for them कि इनको ऐसा. I'll feel कि हाँ यार ये victim है, can't help him. इसकी Can't सोच ही help this ऐसी है. case. Yeah, can't help this case. बिकॉज एज अ क्रिएटर, ठीक है, एक क्रिएटिव लाइबिलिटी होती है, क्रिएटिव माइंड होता है, चीज़ों को करने का शौक होता है. बट ये जो फीमेल क्रिएटर्स हैं ऑन इंटरनेट, दे आर रियली स्ट्रगल विद. चलो आप तो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग और आपको बहुत अच्छा टेक है कि कोई उल्टा कमेंट करता है, यू थिंक यार उसके लिए एम्पैथी आती है कि इसका इस तरह का पता नहीं कैसा इसका चाइल्डहुड रहा होगा तो इस तरह की चीज़ें बोल रहा है ये, या इसने क्या माइंड सेट रहा होगा. बट बहुत लड़कियां हैं जो कंटेंट बनाना चाहती हैं बट इसलिए डरती हैं कि यार इस तरह कमेंट्स आएंगे तो फैमिली और खुद से कितना वो डिमोटिवेट हो जाएंगी. सो व्हाट्स योर एडवाइस टू दोज गर्ल्स जो कंटेंट, या दिस ऑफ टॉपिक बट आई वांट टू आस्क क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, उनके लिए क्या एडवाइस है कि दे रियली वांट टू शो अप बट दे आर अफ्रेड ऑफ दिस थिंग्स? See, if you want to do content creation and you're afraid कि आपकी फैमिली को कोई कुछ बोलेगा, देखिए मेरे को भी सेम डर है. ठीक है, I'll be very honest, मैंने 2-3 वीडियोस बनाई जिसमें आई वाज वेयरिंग डीप नेक. ठीक है, लोगों ने मुझ पे बहुत हेट किया कि शी इज़ नथिंग बट अ पेयर ऑफ टिट्स, दैट्स ऑल. दैट इज़ व्हाट पीपल सेड अबाउट मी. ठीक है, ये चीज़ मुझे भी काफ़ी डराती है कि मैं भी बहुत हेजिटेंट थी टू पोस्ट कंटेंट. बट देन आई फील लाइक देन आई स्टार्ट कवरिंग माई सेल्फ मोर. मैं एथनिक पहन के डालने लगी कि मे बी द परसेप्शन विल चेंज. पर इट इज़ नॉट चेंजिंग. द परसेप्शन डजंट चेंज, दैट्स द थिंग. इट शोज़ कि कपड़ों से लेना देना नहीं, सोच से लेना. कपड़ों से लेना देना नहीं है, सोच से लेना देना है. और एक प्रॉब्लम ये भी है कि आइडिया बन जाता है. अगर मैं आज यहाँ पे एकदम प्रॉपर ऐसे बन के आऊँ,
चुन्नी मुन्नी डाल के आऊँ, then everybody is going to be like ये बहुत अच्छी औरत है, right? But if I'm wearing short clothes, then I'm going to be looked at as somebody bad, right? तो अब वो जो औरतें हैं उनको मेरा यही कहना है कि आप just know who you are, ठीक है? These people, their noise is going to exist at all times, ठीक है? Do not let it get to your head. अब जैसे मैंने आपको बहुत सारी फैमिलीज़ के बारे में बताया, एंड आई टोल्ड कि कैसे प्रोटेस्टेंट मूवमेंट की वजह से काफ़ी दिक्कतें आई वुमेन के लिए। विमेन के लिए ना हिस्टोरिकली ये प्रॉब्लम्स रही हैं। अब क्रिश्चियनिटी की बात करूँ मैं, तो क्रिश्चियनिटी में भी बाइबल के हिसाब से लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं लोगों को, विमेन को। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द मिडीवल टाइम्स, तो मिडीवल टाइम्स में विमेन वर पुट इन प्रोटोटाइप्स। देयर वाज द प्रोटोटाइप ऑफ द वर्जिन, द होर, द विच एंड द मदर, राइट, एंड ऑल्सो द टेम्प्ट्रेस, 5 ट्रोप्स, ठीक है? मिडीवल टाइम पे काफ़ी होता था यूरोप में स्पेशली। और ये क्यों था? लेट्स से यू आर द मदर, तो ये जो मदर है, तो मदर का एक ड्यूटी है, सीन एज मदरली लव, आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन, यू गोइंग टू बी गुड, यू गोइंग टू बी अ गुड मदर, आइडियल पर्सनालिटी फॉर, ठीक है? एंड द वर्जिन इज समबडी हु इज वेरी सेक्रेड, and often she's portrayed as a white woman who is very soft, feminine, elegant. एंड उस टाइम के अगर आप लिटरेचर खोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी औरतों को जो ऐसे हीरोइन होती हैं उनको कोई हीरो डैमेज नहीं पहुंचाता है, ठीक है? इवन रामायण में सीता जी को डैमेज नहीं पहुंचाया, रावण ने कुछ किया नहीं उनके साथ, राइट? और ये उस समय मिडीवल टाइम्स में नाइट्स वाली स्टोरीज में अगर आप देखोगे तो नाइट्स भी, मतलब नाइट्स बोल रही हूँ, मतलब विलन भी उसमें जो हीरोइन है उसको उसकी परमिशन के वेट करता था, बट दे डोंट परमिशन, नॉट जस्ट दैट, उसकी जो वर्जिनिटी है उसके साथ वो मतलब वर्जिनिटी पे अटैक नहीं होता था। ओके, व्हाई इज दैट? द एम्फेसिस ऑफ द वर्जिन वुमन, राइट? एंड देन अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर इज गोइंग टू कम एंड प्रोटेक्ट यू, right? Protect your virginity. So that makes virginity very important. And that idea comes, especially Europe में ये idea आता है, the idea of the virgin woman, Virgin Mary. अच्छा, Virgin Mary, okay, Right. yeah, that is a religious figure for them, Right. So when you're a virgin, you still gave birth to Christ. You're such a superior woman, right? ये idea है। अब आते हैं temptress पे। Temptress आता है idea से कि there was Adam and Eve, right? अब Eve जो है, Eve is a temptress. According to Christians, Okay. Eve is the temptress. Eve क्या है कि Eve ने Adam को seduce किया कि आप ये apple खाओ ना, I'm having this apple, you should have this apple too, right? So temptress के तरीके भी एक woman को देखा जाता है, especially उस टाइम पे तो बहुत देखा जाता था कि एक औरत मोह माया में आपको फंसा के she's going to make you do wrong things, ठीक है? ये आइडिया कहीं ना कहीं आज भी है कि औरत आपको मोह माया में हनी ट्रैप गर्ल्स, हनी ट्रैप में फंसा के आपको करेगी, और ये कहीं ना कहीं होता भी है वैसे तो। देन देयर इज दिस आइडिया उस समय होता था ऑफ द होर। अब द होर आर पीपल हु वर प्रोस्टिट्यूट्स, पीपल हु वर पुश्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन एंड हु डिड प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है? उस टाइम पे इट वाज लीगल, मिडीवल टाइम पे इन यूरोप। तो प्रोस्टिट्यूशन का भी हिस्ट्री हैज़ बीन वेरी क्रेजी, वी गोना टॉक अबाउट दैट सम अदर डे, बट दैट वाज देयर। एंड व्हाट एल्स डिड आई, पहले ज़्यादा, आई गेस प्रोस्टिट्यूशन पहले ज़्यादा सिस्टमेटिक था, वो एक पार्ट ऑफ सोसाइटी कंसिडर किया जाता था। अब तो इट्स लाइक इलीगल थिंग, बट पहले इसको भी एक प्रोफेशन की तरह कंसिडर करते थे लोग, right, it was there, that's where the idea of the whore, and lot of middle class men were involved, because elite men करते थे सीक्रेसी में, तो जिसको करना है वो तो करता ही था, right? But elite men कभी कभी उनका मानना था कि हम नहीं कर सकते, we cannot get involved with these prostitutes क्योंकि हमें STDs मिल जाएंगे, right? But middle class men सबसे ज़्यादा करते थे, ठीक है? They were involved also and they used to hide that also. उसके अलावा there was this last trope that I talked about, which was the witch. अब witch क्यों बनाया जाता है औरतों को? बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हैं हिस्ट्री में जहाँ पे विच बना के मार दिया गया। यहाँ पे भी यूरोप में क्रिश्चियनिटी का रोल देखने को मिलता है, कैसे आपने वुमेन्स को विच बना के मार डाला, इतने सारे लोगों को जला दिया आपने। दैट इज़ बिकॉज विचक्राफ्ट जो था ना, उसमें लोग पेजेंट्री बिलीव करती थी, मतलब जो गरीब लोग थे वो बिलीव करते थे, बिकॉज उनके लिए ना द चर्च का जो हेड है वो काफ़ी डिस्टेंट था, इट वॉज नॉट ह्यूमनाइज्ड। आप उससे क्लोज नहीं हो, यू आर क्लोज टू द विचेस। ये जो लोकल हीलर्स हैं जो आपको ठीक कर देंगे, जस्ट लाइक इंडिया में, जैसे मैंने अभी अजलव्स एंड अशरफ्स की बात की इस पॉडकास्ट में, तो अजलव्स जो हैं वो क्लोज फील करेंगे जिन वाले आइडिया से, पीर वाले आइडिया से, राइट? सिमिलरली ये जो लोकल ट्रेडिशंस हैं, उनमें लोकल ट्रेडिशंस में आते थे ये लोकल हीलर्स भी, जो चीज़ों को ठीक कर सकते थे। एंड चर्च वॉज अगेंस्ट मैजिक, मतलब चर्च के लिए मैजिक इज डिसेंट फ्रॉम क्राइस्ट। तो
इसलिए कहीं ना कहीं विचेस को मारा गया आफ्टर स्पेशली ब्लैक डेथ जो होता है। तो ब्लैक डेथ के लिए आपको चाहिए स्केप गोट। गॉट इट। हिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो स्केप गोट चाहिए होता है। अभी भी स्केप गोट मिल ही रहा है लोगों को। अगर करंट सिनेरियो देखें तो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स हो रहे हैं, जेब ढीली हो रही है, तो आपको स्केप गोट भी चाहिए कि किसी को ब्लेम करो कि मेरे प्रॉब्लम्स की गलती आप हो। राइट। तो सिमिलरली उस टाइम पे विचेस को ब्लेम किया गया बिकॉज इट वाज सीन एज अ डिसेंट टू चर्च, एंड चर्च पे ब्लेम आ रहा था। तो दे सेड कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं है प्रॉब्लम, ये औरतें हैं प्रॉब्लम। ये जो हीलिंग प्रैक्टिसेस कर रही है, मुझे पता था ये जादू ना कर रही है, कुछ तो गड़बड़ कर रही है ये, इसको मारो। एंड दैट फियर वॉज इंड्यूस्ड इन पीपल, स्पेशली ब्लैक डेथ हो गया था तो लोगों को लगने भी लगा था कि हाँ यार यही कर रही होगी कुछ। एंड दैट्स हाउ द प्रोपेगेंडा वाज क्रिएटेड। नाइस। सो तरु, आई सी यू एज अ वेरी पॉलिटिकली अवेयर पर्सन, और जिसने बहुत डीपली चीज़ों को पढ़ा है। एंड वी नीड यूथ लाइक यू जो बहुत ही अवेयर हो चीज़ों के बारे में और फैक्चुअली अवेयर हो। लाइक एक होता है, हाँ, लोगों को पॉलिटिक्स बारे में बात करना पसंद होता है बिकॉज दे आर ड्रिवन विद सम प्रोपेगेंडा, या उनका एक सोशल नैरेटिव होता है या कोई नैरेटिव होता है, बट यू आर ड्रिवन विद फैक्ट्स। I want to ask you one hypothetical question, and this is the last question of our podcast. If you become the Prime Minister of India, what are the 3 things, short, keep it short, but 3 things you want to do as a Prime Minister of India? Interesting question. First thing that I'm going to do is keep this state a welfare state. Okay. Second thing that I'm going to do is invest lot of money in education. And third thing I'm going to do is take away the funding from the religious things, right? So religious politics will not be there in my country. But again, it's a utopian thing to consider. But again, the question is also pretty utopian, Okay. right? And I think there's another fourth thing that I would want to do. Yeah, please. I would want to make India a country that nobody will dare to mess with, right? आज जैसे डोनाल्ड ट्रंप हमारी बेइज्जती कर देते हैं कभी कभी इंटरनेशनल मीडिया पे, वैसे तो टेक्निकली आज भी हमारा फ्रंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड आई रियली लाइक दैट। Yeah. ठीक है, हमने पाकिस्तान जैसे देशों को थोड़ा डरा के रखा है, दैट इज़ गुड। बट आई थिंक मेरे अगर इफ़ आई एम द प्राइम मिनिस्टर, आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट nobody dares to insult us. Got it. So it was a great podcast with you. Share your experience कैसा रहा podcast, and let's see how it goes, कैसा लोगों को response आता है, audience का response आता है. I absolutely love the podcast. I think so कि काफ़ी ज़्यादा interesting conversation रही है. Time बहुत जल्दी बीत गया. I did not even realize that how long we've been talking for. Around 2 hours का podcast तो बन चुका है. And I do not feel like it's been 2 hours. Yeah. I feel like it's I think I can make different parts with you on the different topics, but let's see कैसा audience को पसंद आता तो we can take the further parts. I hope you guys like it. Yeah. Right? And please cut down on the hate. सो गाइज, आई होप आपने पॉडकास्ट को लाइक एंड तक देखा है तो आपको समझ आ गया होगा कि पॉडकास्ट काफ़ी डीप है, लाइक इन एवरीथिंग, लाइक फेमिनिज्म, जियो पॉलिटिक्स. प्लीज़ शेयर मी योर इंसाइट्स बिकॉज आई वांट टू स्केल दिस नीश. मुझे इस नीश पे और पॉडकास्ट करने और गेस्ट लाने, और आई वांट योर जेन्युइन रिव्यूज़. आप लोग यूजली कमेंट करते हो मेरे पॉडकास्ट में, मतलब जब मैं अच्छा ना तो कमेंट करते हो, व्यूज़ नहीं तो कमेंट नहीं करते हो, बट इस पॉडकास्ट को अगर देखो तो मेक श्योर टू कमेंट, शेयर योर रिव्यूज़, एक्सप्लोर तरु आइडिया, शी मेक्स रियली ग्रेट कॉन्टेंट. और भाई थोड़ा हमें भी सब्सक्राइब कर देना. So yeah, so make sure to like, share, subscribe the podcast.